Friends, congratulations to all for clearing the first exam of CA course. Friends, today we are going to discuss about your paper number 3, that is costing. Subject का नाम पता है सर? क्या? Costing is not a subject name sir. Subject का नाम चाहिए आपसे. Costing and management भी नहीं सर. बोलिए. Cost and मैनेजमेंट अकाउंटिंग. ओके सर, कितने मार्क्स का पेपर है? मुझे आंसर चाहिए एवरीवन. कितने मार्क्स का पेपर है? इज इट 100 मार्क्स का पेपर है? ठीक है. न्यू सिलेबस में ये 100 मार्क्स के लिए था है. ओल्ड सिलेबस में यही कितने मार्क्स के लिए था? 50. कॉस्टिंग 50 मार्क्स के लिए था और एफएम 50 मार्क्स के लिए था ओल्ड सिलेबस में. ठीक है. नाउ इन द न्यू सिलेबस कॉस्टिंग इज फॉर 100 मार्क्स. कितने मार्क्स के लिए? 100. ओके. पेपर नंबर 3. नाउ फ्रेंड्स, लेट्स डिस्कस अबाउट मार्किंग सिस्टम, पेपर पैटर्न. सर सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 1, जो कंपलसरी क्वेश्चन रहेगा. क्या बोलो? क्वेश्चन नंबर 1. साइलेंस, एवरीवन कॉन्सेंट्रेट हियर. क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा रहेगा? कंपलसरी क्वेश्चन. यू हैव टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 में A, B, C, D कितने क्वेश्चन है बॉस? 4 सब क्वेश्चन है. ईच क्वेश्चन विल बी फॉर 5 मार्क्स. तो सर जी 5, 5, 5, 5 टोटल कितना मार्क्स हो गया बॉस? पहला क्वेश्चन 20 मार्क्स का पहला क्वेश्चन हो गया. कंपलसरी है. यू विल हैव टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन. ठीक है. नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 A, B, A, B, A, B, A, B. जी सर. क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 ए बी ए बी ए बी. इसका मतलब ये सर जी 10 मार्क्स का ए पार्ट रहेगा, 10 मार्क्स बी पार्ट, 10 10 10 10. सर जी कितने मार्क्स हो गए बाय द वे? काउंट करो फटाफट. कितने मार्क्स हो गए सर? सर जी 100 मार्क्स का हो गया पेपर. ओके. नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 ए बी सी डी ई. कितने सर? ए बी सी डी ई 5 क्वेश्चन है. नाउ फ्रेंड 5 5 5 5 5 सर कितना हो गया? 25. लेकिन सर ये 5 में से आपको कितना अटेम्प्ट करना है? सिर्फ 4. फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 इज अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा है? थ्योरेटिकल क्वेश्चन. तो 5 थ्योरी क्वेश्चंस रहेगा, उसमें से कोई भी 4 आपको अटेम्प्ट करना है. बाकी सारे जो पेपर है, पूरा जो पेपर है आपका, वो पूरा प्रैक्टिकल पेपर है. ठीक है. अब आप मुझे बताएंगे सर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कितने आने वाले हैं? काउंट करो सर, कितने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे? एवरीवन काउंट करो सर. प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कितने हैं? आर यू श्योर? 12 क्वेश्चंस. कैसे क्या सर? एवरीवन. पहले केस में कितने आ गए? 4. और अगले सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, ये 8 क्वेश्चंस हो गए सर. और ऊपर 4, यानी सर कितना आ गया? 12 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ गए. और थियरी कितने क्वेश्चंस आ गए? 5 है ना? ओके. यानी टोटल कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है एग्जाम में? 17. लेकिन सर पेपर तो 120 या 125 मार्क्स का हो गया. तो 100 मार्क्स का पेपर. इसका मतलब क्या हुआ बॉस? सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन में से कोई भी 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है. क्या बोला? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 में से कोई भी 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है. राइट है? तो ये आपका 100 मार्क्स का पेपर हो गया. 12 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएगा, 5 थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएगा. ठीक है. नाउ फ्रेंड्स, बिफोर वी स्टार्ट विद एक्चुअल सब्जेक्ट, मैं आपको लास्ट एग्जामिनेशन का रिजल्ट बताना चाहता हूं. व्हाई दिस सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सर नेक्स्ट 2 मिनट में आपका पूरा प्लानिंग हिल जाएगा सर. कॉस्टिंग के बारे में आप जो सोच के आए थे, क्योंकि सर मैक्सिमम स्टूडेंट अभी जिनका अटेम्प्ट हुआ है, जिनका रिजल्ट आया है, आप पूछ लेना कौन सा सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट जाता है, तो वो सब्जेक्ट है कॉस्टिंग. लेकिन आपके लिए कॉस्टिंग विल बी 100% हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट. ये मेरा गारंटी है. कैसे सर? मैं आपको सिर्फ एक रिजल्ट बता रहा हूं. पास एग्जामिनेशन का कुछ रिजल्ट है. एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट. सर जी नाम दिखाई दे रहा है? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर. नाम क्या है? सौरभ रणधीर. ओके सर. हाउ मच मार्क्स ही स्कोर्ड इन कॉस्टिंग? कितने मार्क्स आ रहे सर? अरे जल्दी बताइए मार्क्स कितने हैं सर? 88 मार्क्स है. इज इट हाईएस्ट अमॉन्ग्स ऑल?
बाकी मार्क्स चेक करो ना सर, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप के मार्क्स चेक करो, क्या ये हाईएस्ट मार्क्स है? ओके 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 सर। सर जी रैंक चेक करो, कौन सा इसका रैंक चेक करो सर, रैंक कितना आया है सर इसका? 45। हाईएस्ट मार्क किस में आया है? कॉस्टिंग, अकाउंट्स में नहीं है। अकाउंट्स आप 11-12 से करते आ रहे हो, फाउंडेशन में अकाउंट्स किया हुआ है, लेकिन इस बंदे को हाईएस्ट मार्क्स किस में आए? कॉस्टिंग में आए। ओके चलो ठीक है सर, ये तो रैंकर की बात कर ली मैंने। एक और रिजल्ट आपको बता रहा हूं सर, जो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। से नाम थोड़ा ब्लर है, इज इट पार्थ बर्डिया? सर कितना स्कोर किया उसने कॉस्टिंग में? सेम अटेम्प्ट में वही बंदे ने कितना स्कोर किया सर? 88 मार्क्स स्कोर किया है। सर उसका सेकंड ग्रुप का रिजल्ट चेक करो प्लीज। सर एक मिनट, एडवांस अकाउंट में कितना मार्क्स है? 46। ओके, ऑडिट में 50, ईआईएस में 41, एफएम में 41। सर 178 है, कितने मार्क्स का सेट ऑफ मिल गया उसको? सर चेक करो, 178 है, दोनों ग्रुप पास है ये बंदा। कितने मार्क्स का सेट ऑफ मिला सर जी? 22 मार्क्स का सेट ऑफ मिला। और पूरे पेपर में चेक कर लेना सर, 8 के 8 पेपर में हाईएस्ट मार्क्स किसमें? ऑब्वियसली कॉस्टिंग। सर मैक्सिमम मेरे स्टूडेंट सर एग्जामिशन स्कोर करता है। नॉट ओनली एग्जामिशन सर, अपना टारगेट है हाउ टू स्कोर 80, 85, 90 प्लस मार्क्स। बाकी लोग ये सब्जेक्ट के लिए प्रिपरेशन करते भाई 50 आ गया तो भी बहुत है। बाकी लोगों का मेंटेलिटी क्या है आपको समझे गए थोड़े दिन में। कॉस्टिंग अगर किसी और स्टूडेंट से बात किया तो अरे 50 आ गया तो भी बहुत है, अरे 55 आ गया तो भी बहुत है। लेकिन सर मार्क माय वर्ड, कॉस्टिंग विल बी योर हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट। 100% एग्जाम्पशन आएगा, हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट रहेगा अमंग्स ऑल 8 पेपर्स। ये मेरा गारंटी सर। लास्ट 10 ईयर से मैं ये कॉस्टिंग सब्जेक्ट एक ही सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूं। बेसिकली आई एम फ्रॉम नासिक बट कंडक्टिंग बैचेस इन मुंबई। पिछले 10 साल से इंटरमीडिएट कॉस्टिंग एंड फाइनल कॉस्टिंग, बस यही कॉन्सेंट्रेशन है, बाकी कोई सब्जेक्ट नहीं किया। बाकी कुछ आता ही नहीं, सिर्फ कॉस्टिंग आता है सर। एंड फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंस है कॉस्टिंग सब्जेक्ट का। कुछ लोगों के लिए कॉस्टिंग 50 मार्क्स का सब्जेक्ट है, 50 आ गए तो भी बहुत है। लेकिन सर अगर आप मेरे क्लास में बैठे हो तो सर मेरा ये गारंटी है यू विल स्कोर हाईएस्ट इन कॉस्टिंग। आप देख लेना सर रिजल्ट। मैक्सिमम स्टूडेंट, फर्स्ट डे पे मैंने ये बता दिया आपको, अब आपका रिजल्ट चेक कर लेना 9 मंथ के बाद। मैक्सिमम स्टूडेंट विल स्कोर हाईएस्ट मार्क्स इन कॉस्टिंग, ये मेरा गारंटी है। अब मैं इतना कॉन्फिडेंटली क्यों बोलता हूं? फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्व मोर देन 650 क्वेश्चंस इन क्लास। कितने क्वेश्चन सॉल्व करने? मोर देन 650 क्वेश्चंस इन क्लास। सर जी वीकली टेस्ट रहेगा, हर 2 टॉपिक पे आपका टेस्ट रहेगा। वो टेस्ट मिला के और 100 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, प्लस आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। तो रफली अराउंड 1000 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सर मेरे नोट्स के बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इम्पॉसिबल है मेरे नोट्स के बाहर कोई क्वेश्चन आ गया तो सर आपको जितना मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं ऑल ओवर इंडिया में कोई प्रैक्टिस नहीं करवाएगा। इतने क्वेश्चंस हम लोग क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। बट एक ही पॉइंट है सर, कॉस्टिंग को हमें हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये रहा सर कुछ रिजल्ट। एंड सर ऐसे एन नंबर ऑफ रिजल्ट्स है। 1-2 स्टूडेंट का जस्ट 88 दोनों का स्कोर था, रिसेंट एग्जामिनेशन का था। एक को रैंक आया और वो 88 दूसरे को आया, उसका दोनों ग्रुप क्लियर हुआ, 22 मार्क्स का सेट ऑफ मिला है। तो दिस जस्ट एग्जांपल, लिस्ट है सर पूरे एग्जामिशंस की। क्लास में जो लाइव बैचेस में बैठा है सर 80 to 90% स्टूडेंट एग्जामिशन स्कोर करता ही करता है। मेरे पास पूरा लिस्ट है, आप देख लेना। ठीक है, तो ये रहा सर आपका कॉस्टिंग का बेसिक इंफॉर्मेशन। नाउ लेट्स स्टार्ट। सर जी वापिस एक बार बताइएगा, प्रैक्टिकल कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं? पूरा अटेंशन चाहिए और मुझे पूरा इन्वॉल्वमेंट चाहिए सर। सर अपने को कॉस्टिंग हाईएस्ट स्कोरिंग बनाने का आपका पूरा इन्वॉल्वमेंट चाहिए सर। मेरा 100% रहेगा, आपका भी 100% चाहिए। सर कितने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आने वाले हैं? 12 प्रैक्टिकल क्वेश्चन। और थ्योरी कितना आने वाला है? 5। ओके सर जी, टॉपिक कितने चेक करो? कितने टॉपिक से बॉस? तो कुछ स्टूडेंट बोलते सर ऑप्शन में डालू क्या, क्योंकि वो रहता ही ना सर, अपन फाउंडेशन से वही करते आ रहे सर। 1-2 टॉपिक तो चलता है ना सर।
सर ऑप्शन तो चलता है ना सर, इतने 15 टॉपिक थोड़ी होगा, लेकिन सर आपके लिए मैंने ये एनालाइज करके लाया है कि कौन से अटेम्प्ट में जो 4 आपके अभी तक अटेम्प्ट हुए हैं न्यू सिलेबस के, उसमें आप चेक करो कौन सा टॉपिक आप ऑप्शन में डाल सकते हो। एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन द फर्स्ट टॉपिक। सर जी पहला टॉपिक कौन सा है चेक करो, एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर। जी सर पहला टॉपिक कौन सा है? इंट्रोडक्शन टू द कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके 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 सर, क्या ऑप्शन में डाल सकते हो? हाँ या ना? क्यों भाई? मई 2018 में कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ गया? 7.5 मार्क। नवंबर 2018 में कितने मार्क्स का आ गया? 5 मार्क्स। ठीक है, मई 19 में कितने मार्क्स आ गया? 10 मार्क्स। नवंबर 19 में कितने मार्क्स आ गया? 5 मार्क्स। सर टी का मतलब थियरी, टी का मतलब क्या लिखा है वहां पे? थियरी। सर थियरी का ये पूरा टॉपिक है, एक भी इसमें कंसेप्ट प्रैक्टिकल नहीं है। इसका मतलब सर ये फर्स्ट टॉपिक में टोटल 9 क्वेश्चन है, वो 9 में से एक एग्जाम में आने वाला है। तो श्योर है सर 9 क्वेश्चन सिर्फ पहले टॉपिक में आपको करवाऊंगा, उसमें से एक क्वेश्चन कंपलसरी आएगा और एग्जाम के 2-3 दिन पहले बता दूंगा ये क्वेश्चन आएगा। 2 या 3 में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में रहेगा। तो पहला टॉपिक में सिर्फ 9 क्वेश्चन पढ़ना है, 5 मार्क्स हो गए सर आपके। एंड व्हाई फर्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंट? सर उसका नाम क्या है पहले टॉपिक का? इंट्रोडक्शन। सर कोई भी टॉपिक कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले हमें क्या सीखना पड़ेगा? उसका इंट्रोडक्शन। सर कॉस्ट क्या है, कॉस्टिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, कॉस्ट मैनेजमेंट क्या है, टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग क्या है, मेथड ऑफ कॉस्टिंग क्या है। तो ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है। चलिए सर, सर आपने अकाउंट्स किया 11th 12th और फाउंडेशन में, ठीक है सर। सबसे पहले अकाउंट्स में होता क्या है, यानी स्टेप्स क्या फॉलो होता है सर? अच्छा, सबसे पहले क्या होता है? जनरल एंट्रीज होता है, आंसर देते रहिए सर। फिर उसके बाद क्या होता है बॉस? अच्छा, लेजर पोस्टिंग होता है, वेरी गुड सर। उसके बाद क्या होता है सर? ट्रायल बैलेंस होता है, वेरी गुड। उसके बाद क्या होता है सर? एवरीवन क्या होता है सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। मतलब आप जो अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं उसका अल्टीमेट एम क्या है? बैलेंस शीट और P&L बनाना। तो आज आप जो सीखने वाले हो, ये जो सब्जेक्ट में आप सीखने वाले हो कॉस्टिंग, इसका अल्टीमेट एम क्या है? इसका अल्टीमेट एम है कॉस्ट शीट बनाना। क्या है? कॉस्ट शीट बनाना। जैसे वहां पे बैलेंस शीट है, यहां पे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या है? कॉस्ट शीट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है सर। सर बैलेंस शीट का कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट है क्या? हाँ या ना? या किधर भी कुछ भी लिखा तो भी चलेगा? तो वैसे सर कॉस्ट शीट का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, you'll have to follow that standard format. एंड फ्रेंड्स आप चेक करो कॉस्ट शीट कब कब पूछा गया है सर? हाँ सर चेक कीजिए ना सर, कॉस्ट शीट कब कब पूछा गया सर? हर बार पूछा गया सर। ओल्ड सिलेबस में 7 अटेम्प्ट में एक बार कॉस्टिंग पूछा जाता था, कॉस्ट शीट 7 अटेम्प्ट में एक बार, 7 अटेम्प्ट में एक बार। 3-4 साल के बाद कॉस्ट शीट का क्वेश्चन आता था, लेकिन न्यू सिलेबस में आप चेक करो सर, एवरी अटेम्प्ट 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, बिकॉज देयर इज अ चेंज इन कॉस्ट शीट। एक ओल्ड फॉर्मेट था कॉस्ट शीट का और एक नया फॉर्मेट है। तो न्यू सिलेबस में एक नया फॉर्मेट भी है कॉस्ट शीट का। तो यू कैन चेक दैट सर, ये 10-10-10 हर एक अटेम्प्ट में आने वाला है। नेक्स्ट वन सर, तीसरा टॉपिक चेक करो कौन सा है? यस सर, तीसरा टॉपिक है आपका मटेरियल है। अच्छा सर, पहले अटेम्प्ट में कितना मार्क्स आया? चेक करो सर, पहले केस में 17 मार्क्स या 17.5 मार्क्स? 17.5 मार्क्स। ओके, थियरी कितने मार्क्स का आया था? 7.5 मार्क्स का थियरी आया था। ओके 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 ओके। अगले पेपर में 5 प्रैक्टिकल 5 थियरी, अगले पेपर में 10 प्रैक्टिकल, अगले पेपर में 5 प्रैक्टिकल 5 थियरी। सर ऑन एन एवरेज वेटेज चाहिए मुझे आपसे, 10 मार्क्स का तो है ही वेटेज, 10 मार्क्स का वेटेज है ही सर मटेरियल कॉस्ट में। ओके, नेक्स्ट वन एम्प्लॉय कॉस्ट। एम्प्लॉय कॉस्ट यानी लेबर कॉस्ट। सर कितना है सर? पहले अटेम्प्ट में कितना है? 15, 5 और 10। ठीक है सर, सबसे बड़ा टॉपिक, बॉस कॉन्सेंट्रेट सर, यहां पे ध्यान दीजिएगा सर। सबसे बड़ा टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ओवरहेड्स। ठीक है सर, पहले अटेम्प्ट में नहीं पूछा, अगले अटेम्प्ट में 10 मार्क, 5 मार्क, 10 मार्क। लेकिन सर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहां पे, एंड दैट इंटरेस्टिंग पॉइंट इज दैट सर, ओवरहेड के अगला टॉपिक पढ़ो कौन सा है? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। सर जी ये सीए फाइनल का था, ये सीए फाइनल का टॉपिक था। सीए फाइनल से न्यू सिलेबस में सीए इंटरमीडिएट में आ गया सर।
नाउ ओवरहेड एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये अभी कंबाइंड टॉपिक है। कौन सा? ओवरहेड एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये कंबाइंड टॉपिक है। सर नाम कितना जबरदस्त है ना, ओवरहेड्स। जो सर के ऊपर से जाता है वो ओवरहेड्स। सच में सर ये बहुत जबरदस्त टॉपिक है, अगर समझा तो खत्म, नहीं तो सर जी ये ओवरहेड नाम के जैसा ही टॉपिक है, ओवर द हेड जाता है। ठीक है सर, तो ये दोनों टॉपिक को कंबाइन देखेंगे सर हम लोग। मार्क्स चेक कीजिए सर, दोनों टॉपिक का कंबाइन मार्क्स चेक करो सर। पहले अटेम्प्ट में 10 मार्क्स, अगले अटेम्प्ट में 25 ना सर, ओके 15 मार्क्स एंड 20 मार्क्स। तो ये टॉपिक जो है ओवरहेड एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ऑन एन एवरेज 20 मार्क्स के लिए आने वाला है। ठीक है सर, आप अभी थोड़ा खुश हो जाएंगे क्योंकि 7th टॉपिक कौन सा है चेक करो। क्या है सर? कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। सर यहां पे आपको अकाउंटिंग करना है, यहां पे आपको जर्नल एंट्रीज पास करना है सर, यहां पे आपको लेजर्स प्रिपेयर करना है, यहां पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है, बैलेंस शीट अगर पूछा तो वो भी प्रिपेयर करना है, रिकंसिलिएशन करना है सर। क्या करना है? रिकंसिलिएशन करना है सर। बाय द वे रिकंसिलिएशन क्यों करते थे हम लोग? फाउंडेशन में 11th 12th में एक टॉपिक था सर जी, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्यों करते थे सर रिकंसिलिएशन? कैश बुक एंड पासबुक का बैलेंस मैच नहीं होता था। अच्छा क्या रीजन रहते थे? रीजन क्या है? चलो 31 मार्च है, आपका जो अकाउंटिंग ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च को खत्म हो रहा है सर, चेक डिपॉजिट किया सर, चेक डिपॉजिट किया हमने, लेकिन सर पैसा कब जमा हुआ? 2-3 दिन के बाद हुआ सर। आपने चेक इश्यू कर दिया था आपके वेंडर को, लेकिन पैसा कट बाद में हुआ, बैंक ने चार्जेस लगा दिए, आपको पता ही नहीं चला। तो वैसे ही सर यहां पे आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। अब रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में क्या करना है सर? बहुत ही सिंपल पार्ट है सर, 2 रिकॉर्ड्स आप मेंटेन करेंगे जनरली। जो एक नॉर्मल आप अकाउंट्स के रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं ना, कौन से? सर जी आपने बैलेंस शीट मेंटेन किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन किया, लेजर्स एंड अकाउंटिंग एंट्रीज। सर कॉस्टिंग के रिकॉर्ड्स अलग आएंगे, फाइनेंस के रिकॉर्ड, फाइनेंस है आपका नॉर्मल अकाउंटिंग, दोनों रिकॉर्ड्स अलग आएगा। तब आपको ये कंपैरिजन करना है। कुछ खर्चे कॉस्टिंग में नहीं लेते हैं, कुछ इनकम कॉस्टिंग में नहीं लेते, लेकिन नॉर्मली आप वो कंसीडर करते हो। ओके चलो सर 8th टॉपिक चेक करो कौन सा है। यस सर एवरीवन, 8th टॉपिक कौन सा है? जॉब कॉस्टिंग एंड बैच कॉस्टिंग। सर 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 मैं इनको क्या पढ़ा रहा हूं? ये स्टूडेंट को मैं क्या पढ़ा रहा हूं? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं? कॉस्टिंग। इनको क्या पढ़ा रहा हूं? इधर पीछे क्या पढ़ा रहा हूं? इधर पीछे तो हर एक को अलग अलग पढ़ाऊं क्या? फिर क्या किया मैंने आपका? क्या किया है? बैच। तो क्या है हेडिंग? क्या है सर? जॉब कॉस्टिंग एंड बैच कॉस्टिंग। ठीक है परफेक्ट है सर। नेक्स्ट वन सर, जॉब कॉस्टिंग बैच कॉस्टिंग सिर्फ एक अटेम्प्ट के लिए नहीं आया था, बाकी हर एक अटेम्प्ट में पूछा गया है। एंड सर देयर आर ओनली 20 क्वेश्चंस इन दिस जॉब कॉस्टिंग एंड बैच कॉस्टिंग। सिर्फ 20 क्वेश्चन है और आपके स्टडी मटेरियल में सिर्फ 7 क्वेश्चन है। आपके स्टडी मटेरियल में सिर्फ 7 क्वेश्चन है। टोटल कितने क्वेश्चन है मैक्सिमम इसके? 20। अगर आया तो 20 में से एक क्वेश्चन, यानी कितना सर? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कम कम होते जा रहा है। ठीक है सर, अगला कैश टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है? कैश, रोकड़ा। 10 मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। कौन सा टॉपिक है? प्रोसेस कॉस्टिंग। सर दिस इज वन ऑफ द टॉपिक जहां पे आपका 1 मार्क्स भी कट नहीं होएगा। प्रोसेस कॉस्टिंग। सर क्या समझ में क्या है प्रोसेस कॉस्टिंग? समझे नहीं सर? प्रोसेस कॉस्टिंग जैसे आप सीए कर रहे हो, प्रोसेस क्या क्या है? हाँ हाँ बोलो बोलो। फाउंडेशन है, फिर क्या है? इंटरमीडिएट है, फिर क्या है? फाइनल। प्रोसेस ही है ना ये। तो हर एक प्रोसेस का अलग अलग कॉस्ट कैलकुलेट किया, हर एक प्रोसेस का अलग अलग प्रॉफिट कैलकुलेट किया, तो आपने क्या प्रिपेयर कर लिया? प्रोसेस कॉस्टिंग। ठीक है नेक्स्ट सर जी, अगला टॉपिक सिर्फ एक अटेम्प्ट में नहीं पूछा, बाकी सारे अटेम्प्ट में पूछा है सर। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कितने मार्क्स के लिए? 10 10 10। और एक अटेम्प्ट के लिए नहीं पूछा सर। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या रहता है सर? कॉन्ट्रैक्ट लॉ में पढ़ा रहेगा ना सर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह कुछ थोड़ा बहुत तो पढ़ा रहेगा। चलो ठीक है सर। सर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना है, एक दिन में कंप्लीट होता है क्या? 10 दिन? हाँ बोल रहे नहीं ना सर, सालों लग जाते हैं। तो ये लोग क्या फॉलो करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ओके ब्रिज कंस्ट्रक्शन किया, क्या फॉलो करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ठीक है तो जब आपका प्रोडक्शन का प्रोसेस 1 साल से ज्यादा चलता है तो आप क्या फॉलो करेंगे सर? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। चलो ठीक है नेक्स्ट वन,
11th टॉपिक सर। हाँ सर, अब ये सबसे लोएस्ट वेटेज आ रहा है अब तक ये टॉपिक का। अगर आप देखेंगे एक बार भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं पूछा है। एवरी टाइम क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछा है सर? 5, और एक बार थियरी क्वेश्चन है। तो सर हाँ, ये टॉपिक आप बोल सकते हो कि इसका वेटेज एज कंपेयर टू अदर बहुत ही कम है, 5 मार्क्स के लिए अब तक पूछा गया है। सर जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट एग्जाम्पल देते आएगा सर, नाम से ही। ज्यादा तो मैंने अभी सिखाया नहीं है, जितना आपको समझता है नाम से, जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, कुछ एग्जाम्पल देते आएगा। वेरी गुड, परफेक्ट एग्जांपल दिया बॉस। इन्होंने एग्जांपल दिया, क्रूड ऑयल से हम लोग पेट्रोल भी बना सकते हैं, डीजल भी बना सकते हैं, केरोसिन भी बना सकते हैं, गैस भी बना सकते हैं, बराबर है। तो ये सारे प्रोडक्ट क्या हो गए? जॉइंट प्रोडक्ट हो गए। वेरी गुड। बाय प्रोडक्ट? यस सर, मोलेसिस, परफेक्ट एग्जांपल दे रहे सर जी। शुगर फैक्ट्री में मेन प्रोडक्ट कौन सा है? शुगर। बाय प्रोडक्ट कौन सा है? मोलेसिस है। तो उसका अकाउंटिंग कैसे करें, कॉस्ट कैसे कैलकुलेशन करें, ये अपना अगला टॉपिक है, जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक इज सर्विस सेक्टर। हर एक अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया ही आया है सर सर्विस कॉस्टिंग पे। 10 10 10 एंड 15। अच्छा, सर्विस कॉस्टिंग, स्कूल चले हम, क्या स्कूल बस का क्वेश्चन, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन, हॉस्पिटल के क्वेश्चन, होटल्स के क्वेश्चंस। सर इसमें सिमिलरिटी क्या है? एक मिनट। स्कूल बस है, हाँ स्कूल बस है, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन है, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन है, होटल है, हॉस्पिटल है, रेस्टोरेंट है, लाइब्रेरी है। सिमिलरिटी क्या लग रहा है? क्या ये मैन्युफैक्चरर है या सर्विस प्रोवाइडर है? अब तक तो हम लोग जो देख रहे हैं वो जनरली मैन्युफैक्चर के लिए एप्लीकेबल था। ये टॉपिक किसके लिए एप्लीकेबल है? सर्विस सेक्टर के लिए, सर्विस प्रोवाइडर के लिए एप्लीकेबल है। ओके सर, पूरे इंटरमीडिएट सिलेबस का 3 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजट एंड बजटरी कंट्रोल। सर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि सीए फाइनल में ये टॉपिक का वेटेज 40 मार्क्स है। सीए फाइनल, एससीएमपी, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, ये जो सब्जेक्ट है आपका, उसका मार्क्स कितना है इसका सर जी? 40 मार्क्स का कम से कम वेटेज है। तो अगर आपका बेस इंटरमीडिएट में क्लियर रहेगा, then only you can attempt this marginal standard and budget very easily in CA final. तो बॉस ये 15 टॉपिक है, कौन सा टॉपिक आप ऑप्शन में डालेंगे सर? जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट नहीं सर, एक भी टॉपिक हम लोग ऑप्शन में नहीं डालेंगे, क्योंकि मेरा एम आपसे क्या है सर? सर 50-60 मार्क्स नहीं चाहिए हमें सर। हमें कितना मार्क्स चाहिए सर? 80 प्लस 90 अराउंड कुछ मार्क्स हमें अगर चाहिए, तो एक भी टॉपिक हम लोग ऑप्शन में नहीं डालेंगे। 650 टू 700 क्वेश्चन क्लास में सॉल्व होएगा सर, बहुत मजा आएगा। तो ये था आपका, मैंने एक ओवरव्यू बता दिया कि 15 टॉपिक है, 12 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है, और सर जी 5 थियोरेटिकल क्वेश्चंस आने वाले। और सर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं और बता देता हूं सर, कभी कभी क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 5 में 5-5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं और 10 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आता है। 2 बार ऐसे हुआ है सर। ये हादसा कितनी बार हुआ है? 2 बार। क्या बोला मैंने? 5-5 मार्क्स के 2 और 10 मार्क्स का 1, यानी एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन बढ़ गया सर। तो सर जी आपको जो 15 टॉपिक है उसमें से एक पहला टॉपिक तो पूरा 100% थियोरेटिकल टॉपिक है, तो बचा कितने? 14। और सर 14 में से मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया ओवरहेड्स एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये कंबाइंड टॉपिक है या ना? तो यानी जितने टॉपिक है प्रैक्टिकल, उतने प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में आने ही वाला है सर, ठीक है। तो ये था सर कुछ ओवरव्यू आपका कॉस्टिंग के पेपर के बारे में, ठीक है। नाउ कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट अभी डिस्कस करते हैं सर। जो बेसिक कंसेप्ट है, इमीडिएटली विल स्टार्ट विद द बेसिक कंसेप्ट। कुछ आंसर्स आप मुझे देंगे आज?
सर सबसे पहला डेफिनेशन हम लोग कवर करने वाले हैं. एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर. कॉस्ट. लिखना कुछ भी नहीं सर, ध्यान दो. एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट. सर कॉस्ट क्या है? पहला डेफिनेशन कॉस्ट. क्या लगता है सर कॉस्ट का मतलब क्या है? कॉस्ट का मतलब क्या है सर? एकदम नॉर्मल, आपको जो समझ में आ रहा है वो बताइए सर. बिल्कुल, जो गलत हुआ तो भी चलेगा. हाँ, एक्सपेंडिचर सर, एकदम परफेक्ट एग्जांपल दिया इन्होंने. कॉस्ट इज नथिंग बट एक्सपेंडिचर. अब मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं कॉस्ट का क्या है. सर जी, कॉस्ट इज मॉनेटरी सैक्रिफाइसेस डन टू अचीव सम ऑब्जेक्टिव. ओह माय गॉड, क्या बोला? मॉनेटरी सैक्रिफाइसेस डन टू अचीव सम ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव दो टाइप का रहेगा. ऑब्जेक्टिव दो टाइप का. आइदर यू आर अ मैन्युफैक्चरर और यू आर अ सर्विस प्रोवाइडर. मैन्युफैक्चर करना है या सर्विस प्रोवाइड करना है, तो ये करने के लिए जो मॉनेटरी सैक्रिफाइसेस किए हैं वो कॉस्ट है सर. आपका ऑब्जेक्टिव है सीए इंटरमीडिएट क्लियर करना, ठीक है? फिलहाल तो भी ये ऑब्जेक्टिव है. अब ये बताइएगा सर, मॉनेटरी सैक्रिफाइसेस क्या किया? अच्छा, वी स्मार्ट में कोचिंग लगाया. ओके, मॉनेटरी सैक्रिफाइसेस ओके, मेजर कंपोनेंट है. और रजिस्ट्रेशन फीस है. ओके, डोनेशन दिया सर, अपने मंदिर में डोनेशन दे दिया इंस्टीट्यूट को. यस सर, अपने माए बाप पे उनको हमने डोनेशन दे दिया. ओके, यानी आपका रजिस्ट्रेशन फीस इंटरमीडिएट का. ओके, और एग्जामिनेशन फीस. ओके, हॉस्टल का फीस, अगर पुणे के बाहर से आए तो हॉस्टल का फीस है. और अरे सर, खाने पीने का कुछ, मेस का खर्चा, ठीक है. स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. तो सर दीज आर द मॉनेटरी सैक्रिफाइस. सर मैं यहां पे क्लास ले रहा हूं, मैंने क्या मॉनेटरी सैक्रिफाइसेस किया? आंसर देते नहीं सर. मैं क्लास ले रहा हूं सर, यहां पे आपका, मैंने क्या मॉनेटरी सैक्रिफाइसेस किया सर्विस प्रोवाइड करने के लिए? अच्छा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस. फटाफट आंसर देते रहो सर. क्लासरूम का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, बुक्स का कॉस्ट, हाँ या ना? ओके ओके ओके. तो सर जी कॉस्ट क्या है? मॉनेटरी. सर डेफिनेशन चाहिए. कॉस्ट का डेफिनेशन क्या है? मॉनेटरी सैक्रिफाइसेस डन टू अचीव सम ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव दो टाइप का है. कौन सा? आइदर यू आर अ मैन्युफैक्चरर ऑफ द गुड्स और यू आर अ सर्विस प्रोवाइडर. ओके, चलिए सर अगला डेफिनेशन चेक करो कौन सा है. यस सर, अगला डेफिनेशन क्या है सर जी? कॉस्टिंग. पढ़ो क्या है कॉस्टिंग के बारे में, क्या लिखा हुआ है वहां पे? सर बताइए. कुछ भी नहीं है. ओके, अब दिखा, बोलिए कॉस्टिंग क्या है? टेक्निक्स एंड प्रोसेस ऑफ असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट. सर आप वी स्मार्ट के ऑफिस में जब आए थे तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा रहेगा? एकदम बराबर मैम. एग्जाम्पल सर, इन्होंने एकदम बराबर बोला. क्या बोला इन्होंने? सर फीस कितना है क्लासेस का, बरोबर ना? तो सर हमने जो आपको फीस बताया रहेगा, ठीक है, कुछ तो लॉजिकली कैलकुलेशन किया रहेगा. रेंट कितना है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी कितना लगेगा, एक्सेट्रा. उसके बाद ही हम लोगों ने फीस वगैरह बताया रहेगा. तो क्या सर? टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट. कैसे असरटेन करना है उसका टेक्निक है कॉस्टिंग. ठीक है सर. सर जी अब मुझे आपका इन्वॉल्वमेंट चाहिए, सब लोग. सर आपके जो अकाउंट्स है ना सर, अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं ना, उससे मैंने एक डेटा कंपाइल किया हुआ है. सर देखो तो डेटा में क्या क्या लिखा है. पहला लाइन क्या है सर जी? पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, बरोबर है? मेरा सेल्स कितने का है? 5 लाख का सेल्स है. मेरी कॉस्ट कितने की है? 4 लाख की कॉस्ट है. मेरा प्रॉफिट कितना है? 1 लाख का प्रॉफिट है. ओके 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 ओके. सर जी प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स कितना है? कैसे कैलकुलेट करते हैं? अरे प्रॉफिट अपॉन सेल्स कितना आएगा? 20% है ना? अरे श्योर सर 20%. आपको क्या लगता है मेरा बिजनेस कैसा है? 20% प्रॉफिट है सर. सेल्स पे 20% प्रॉफिट है. कॉस्ट पे कितना प्रॉफिट आएगा सर? वेरी गुड सर. कॉस्ट पे कितना परसेंट आएगा? 25%. सर मेरा बिजनेस कैसा है, क्या लग रहा है आपको? ठीक ठाक है. अच्छा सर अब मैं बोलता हूं, अगर यही 4 लाख रुपए जो मैंने खर्चा किया हुआ है, ये अगर मैं बैंक में एफडी करता हूं तो मुझे 10% का रिटर्न मिलेगा. अब बताओ मेरा बिजनेस कैसा है? यही पैसे 4 लाख रुपए अगर मैं बैंक में एफडी करता था, 10% रिटर्न मिलता था, 40,000 रुपए मिलते थे. ये मैंने मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट किए, मुझे कितना पैसा मिल रहा है? 1 लाख मिल रहा है. तो मेरा बिजनेस कैसा है? सर मैंने लोन लेके बिजनेस किया है, 12% लोन का इंटरेस्ट रेट है.
सर फिर भी मैं वो सब कुछ खर्चा विर्चा जाके मेरे पास कुछ पैसा बचेगा ना। अच्छा ठीक है, अच्छा है मेरा बिजनेस, वेरी गुड। चलो डिसीजन कुछ बताओ मुझे। यू आर अ मैनेजर, यू आर ओनर ऑफ माई बिजनेस। चलो आप ओनर हो, मैं आपके यहां पे काम कर रहा हूं, मैं आपका मैनेजर हूं। चलो डिसीजन लेके बताओ कुछ, क्या क्या डिसीजन लेंगे सर इस पे? इतना ही डेटा आपके पास है, ये डेटा के बेसिस पे आप क्या डिसीजंस लेंगे? कुछ भी, आपको कुछ भी डिसीजन आया बोल दो। शटडाउन करना, शटडाउन भी बोल दो, जो आपके दिमाग में आता है वो बोल दो। कंटिन्यू करना चाहिए सर। अच्छा कॉस्ट कम करेंगे, अच्छा ओके सर, कौन सा कॉस्ट कम करेंगे? अच्छा एक्स्ट्रा लग रहा है वो कॉस्ट कम कर दे, वेरी गुड। और अच्छा सेल बढ़ा दूं, सेल बढ़ा दूं, ओके। और आप ही सोचो एक नॉर्मल बिजनेसमैन हो, आपको आपका प्रॉफिट वगैरह बढ़ाना है, तो सर आप इतने आंसर्स मुझे प्रॉपरली नहीं दे पा रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा। ठीक है, अब आपका पूरा व्यू चेंज होएगा कॉस्टिंग का। मैं एक डेटा आपको देता हूं, इसका आंसर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं सर अभी। सर मेरा वो जो सेल था, मेरा वो जो सेल था कितना था सर मेरा सेल? अरे आंसर दो, सेल कितना था सर जी? 5 लाख का था। टोटल 5 लाख मैच किया ना मैंने, है या ना? अच्छा 5 लाख का सेल में मैंने ए बी सी डी कितने, 4 प्रोडक्ट है ना बॉस? अच्छा 1,50,000, 50,000, 150, 150। सर मैंने 5 लाख का सेल किया, सारे प्रोडक्ट की कॉस्ट ली, मेरा प्रॉफिट आया, प्रॉफिट 20% है सर। अब आप मुझे स्पेसिफिक डिसीजंस लेके बताएंगे। व्हाट अबाउट प्रोडक्ट ए? व्हाट अबाउट द प्रोडक्ट ए सर? क्लोज कर दूं, शट डाउन कर दूं? क्यों सर? लॉस आ रहा है। ये आपको कब पता चला सर कि ये मैंने डिसकंटिन्यू करना चाहिए? सर इसमें पता चल रहा था आपको, क्योंकि ये आपका अकाउंट्स का डेटा है। किसका डेटा है? अकाउंट्स में तो हम लोग टोटल कॉस्ट लेते हैं ना सर, टोटल सेल्स, टोटल कॉस्ट एक्सेट्रा, प्रोडक्ट वाइज थोड़ी लेते हैं हम लोग कॉस्ट। ठीक है, ओके वेरी गुड, एक डिसीजन तो बराबर दिया, इसको बंद करो। ठीक है, हाँ बी का क्या करूं सर? बी का, अच्छा बी का क्या हो रहा है सर जी? नो प्रॉफिट नो लॉस आ रहा है, ब्रेक इवन है, इसको हम लोग एक कंसेप्ट बोलते हैं कॉस्टिंग में, ब्रेक इवन पॉइंट। सेल कितना है, कॉस्ट कितना है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस आया। तो क्या करें सर? एक तो कॉस्ट कम करो, बराबर बोल रहे, एक तो कॉस्ट कम कर दो या फिर सेल प्राइस बढ़ा दो। लेकिन सर कॉम्पिटिटिव मार्केट में सेल प्राइस बढ़ा सकते क्या? कॉस्ट कम कर सकते हैं, बराबर है। ठीक है, एक डिसीजन ये लिया, कॉस्ट कंट्रोल करो या कॉस्ट रिडक्शन करो। सर प्रोडक्ट सी, सर जी प्रोडक्ट सी क्या करे सर? चल रहा है सर, कट रहा है सर, चलने दो ना सर। हाँ सर अच्छा है ना, ये 20% प्रॉफिट दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सर मुझे आपसे अभी आंसर चाहिए, व्हाट अबाउट प्रोडक्ट डी? अच्छा सर ये सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है सर? नीचे लिखा हुआ है। तो हाईएस्ट प्रॉफिट परसेंटेज प्रोडक्ट डी का है, तो आपने करना क्या चाहिए? डी का ज्यादा से ज्यादा सेल करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट कौन सा आपका? डी। सर ये डिसीजन आप अब बता पा रहे हो, स्पेसिफिक डिसीजन पहले बता सकते थे क्या सर? इतना स्पेसिफिक आप एक वेग बता रहे थे कि सर सेल बढ़ा दो, कॉस्ट कम कर दो, क्वांटिटी बढ़ा दो, कॉस्ट रिडक्शन करो, कॉस्ट कंट्रोल करो। ठीक है, ये आपको बाद में पता चला ये टेबल बनाने के बाद। और ये जो टेबल आपके सामने वो कॉस्टिंग का टेबल है सर। हमने हर एक प्रोडक्ट का सेल अलग लिखा है, हर एक प्रोडक्ट का कॉस्ट अलग, हर एक प्रोडक्ट का प्रॉफिट अलग आया। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स अब अगला कंसेप्ट है सर, 2 कंसेप्ट हुए अपने अभी तक। पहला कॉस्ट है, आंसर दो, कॉस्ट क्या है? कॉस्ट मॉनिटरी सैक्रिफाइसेस डन टू अचीव सम ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव 2 टाइप का है, मैन्युफैक्चर और सर्विस प्रोवाइड करना। ओके ओके सर, सेकंड क्या है सर जी? सर जी कॉस्टिंग क्या था? टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। कुछ स्पेसिफिक टेक्निक और प्रोसेस से कॉस्ट असर्टेन होगा। ठीक है सर, अब अगला पॉइंट देखना है, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग? ठीक है सर, आपने मुझे अभी जो जो आंसर्स दिए वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपने खत्म कर दिया सर।
ओल्ड सिलेबस में ये क्वेश्चन 7 बार एग्जाम में पूछा गया था। ओल्ड सिलेबस में ये क्वेश्चन 7 बार पूछा गया था। ये क्वेश्चन आज आपने क्लास में खत्म कर दिया सर। ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट। सर एक मिनट, असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? किसका कॉस्ट असरटेन करना सर? हर एक प्रोडक्ट का, हर एक सर्विसेज का कॉस्ट असरटेन करो। तो इसके लिए क्या लगेगा सर आपको? कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है सर। सेकेंड, एवरीवन, डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। सर जी सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है। जनरली हम लोग सेलिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं? जनरल सर, एक नॉर्मल बिजनेसमैन क्या करता है? कॉस्ट लेता है, प्रॉफिट ऐड करता है, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। हाँ या ना? तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो अगर आपको सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है तो आपको क्या मालूम होना चाहिए? कॉस्ट। ठीक है, तो कॉस्ट आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। ओके 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 सर, व्हाई सेलिंग प्राइस इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस? सर व्हाई सेलिंग प्राइस इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरी बिजनेस? सर वी स्मार्ट एकेडमी के लिए फीस इंपॉर्टेंट है। कोई भी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए फीस या फिर जो सेलिंग प्राइस है वो इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है सर? उसका लॉन्ग टर्म सर्वाइवल उस पर डिपेंडेंट है। सर अगर आपका प्राइस गलत हो गया, सेलिंग प्राइस गलत हो गया, सेलिंग प्राइस गलत हो गया सर, आपने आपके सारे कॉस्ट रिकवर नहीं किए, लॉस हो गया आपको। तो सर सेलिंग प्राइस इंपॉर्टेंट है। तो सर जी पहले थर्ड पॉइंट मत देखो, फोर्थ पॉइंट देखो। फोर्थ पॉइंट क्या है? असरटेनमेंट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ ईच एक्टिविटी। सर हमने अभी अभी क्या किया सर? हर एक प्रोडक्ट का प्रॉफिट कैलकुलेट किया। ए का, बी का, सी का और डी का हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया। ओके ओके ओके। तीसरा पॉइंट चेक करो सर, काफी सारे स्टूडेंट ने ये आंसर दिया, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। सर जी कौन से प्रोडक्ट का कॉस्ट कम करना है सर? एक तो आपने बी का बोला, और अगर पॉसिबल हुआ तो ए का भी कर दो। ए में लॉस है ना सर, तो कॉस्ट अगर कम करेंगे तो ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट आ सकता है। तो सर जी ये ऑब्जेक्टिव है आपके कॉस्ट अकाउंटिंग के। ये आपने 5 मार्क्स का क्वेश्चन खत्म कर दिया सर। 7 बार ओल्ड सिलेबस में पूछा गया था, अब तक न्यू सिलेबस में नहीं आया। बोलो मुझे सर जी ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? जो अकाउंटिंग करने वाले सर सबसे पहले क्या ऑब्जेक्टिव है? कॉस्ट असरटेन करो। दूसरा डिटर्मिनेशन ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच प्रोडक्ट और ईच सर्विस है। तीसरा कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। फोर्थ वन क्या है? असरटेनमेंट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ ईच एक्टिविटी, ईच प्रोडक्ट, ईच सर्विसेज। ठीक है सर। आगे लास्ट क्या है? डिसीजन मेकिंग। असिस्ट द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। चलो सर, मैनेजर क्या क्या डिसीजन लेता है? बहुत सारे यानी कौन से सर? यू आर अ मैनेजर। हाँ, कौन सा प्रोडक्ट है? बराबर है, फटाफट बोलिए। देखो कौन सा प्रोडक्ट सेल करना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट सेल नहीं करना चाहिए, इसका मतलब इन्होंने जो बोला ना प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन है। कौन सा डिसीजन है? कौन से प्रोडक्ट का कितना मिक्स होना चाहिए, कितना क्वांटिटी बेचना चाहिए। तो जैसे आपने मुझे बोला ना डी बहुत ज्यादा बेचना चाहिए क्योंकि उसमें ज्यादा प्रॉफिट है, तो प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन। और सेलिंग प्राइस कैलकुलेशन के डिसीजन। ओके, लेबर का कौन सा डिसीजन सर? अच्छा, रिक्वायरमेंट ऑफ द लेबर कितना रहेगा, कितने रिक्रूट करना है, कितने स्किल्ड लगेंगे, अनस्किल्ड लगेंगे। ओके, वो हमें इंफॉर्मेशन डिसीजन लेना है। और सॉरी, कौन से फंक्शन को, कौन से प्रोडक्ट को कॉस्ट कितना अलोकेट करना है। चलो ठीक है। और सर शटडाउन डिसीजन नहीं ले सकता है क्या? ठीक है, मैंने एक डिसीजन लिया सर, मुंबई में पढ़ा रहा था, पुणे में आके पढ़ा रहा हूं, तो डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में भी प्रोडक्ट बेच सकते हैं। वो डिसीजन हो सकता है, जैसे लोकली बेच सकते हैं, ग्लोबली भी बेच सकते हैं, इंटरनेशनली भी बेच सकते हैं। ठीक है, तो और क्या क्या डिसीजन हो सकता है सर जी? सोचिए इस पे, मैनेजर और क्या डिसीजन लेगा? हाँ सर। अच्छा, ओनर को एडवाइस दे सकते कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी वगैरह क्या रहेगा, एक्सेट्रा। तो सर ये 5 पॉइंट है आपके ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। लास्ट टाइम रिपीट करो सर, क्या है ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग? सबसे पहले क्या कैलकुलेट किया सर? लास्ट टाइम है, वापस रिपीट नहीं करूंगा सर, ये हो गया अपने दिमाग में फिट हो गया। पहला क्या है? असरटेनमेंट ऑफ द कॉस्ट। दूसरा क्या है सर जी? सेलिंग प्राइस कैलकुलेट किया। तीसरा क्या है? कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन। फोर्थ वन प्रॉफिट ऑफ ईच एक्टिविटी। फिफ्थ वन क्या है? मैनेजर को असिस्ट करो डिसीजन लेने के लिए।
assist the management in decision making. 3 theoretical क्वेश्चन कंप्लीट किए, कॉस्ट, costing and cost accounting, objective of cost accounting. Okay, now friends, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सर आपके सिलेबस का, सर बहुत मजा आएगा आज, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या करना क्या है सर, पढ़ो, क्या बोल रहे, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। ओके 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 सर, क्लासिफिकेशन कौन से बेसिस पे होता है, नीचे पढ़ो जरा, क्या बॉक्स में क्या क्या दिया हुआ है सर। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर और एलिमेंट, वेरिएबिलिटी, फंक्शन, कंट्रोलेबिलिटी, नॉर्मेलिटी। इसमें से एक क्वेश्चन, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, इसमें से एक क्वेश्चन कंपलसरी एग्जाम में आने वाला है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट वाला। ठीक है सर जी, पहला चेक करो क्या लिखा है सर, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर और एलिमेंट। ओके 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 ओके, चलिए सर आराम से एकदम। जिस बेंचेस पे आप बैठे हुए हो उसके लिए क्या क्या कॉस्ट लगा रहेगा सर, एक नॉर्मल में बात करो सर, जिस बेंचेस पे आप बैठे हुए हो उसके लिए कॉस्ट क्या क्या लगा रहेगा। एक सेकंड ना, एक सेकंड, वन बाय वन सर। वुड लगा, ओके, आयरन एंड स्टील लगा, परफेक्ट सर। और अच्छा, पेंटिंग, पेंट, ओके, कुशन, ओके ओके ओके, एक सेकंड सर, लेबर, और लेबर लगा, और स्क्रू, ओके स्क्रू, फेविकॉल, वीकॉल वो भी लग गया, परफेक्ट बॉस। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। और क्या है सर, लेबर लिख दिया ना सर, लेबर कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन, और क्या सर, इंपोर्ट ड्यूटी। ओ भाई, हाँ हो सकता है ना सर, क्यों नहीं हो सकता है, ये बेंचेस इंपोर्टेड बेंचेस है सर, तो इंपोर्ट ड्यूटी लग गया, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी सर, और क्या लगा रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी लगा है। और क्या लगा है सर, सोचो सोचो सोचो। ओके, डॉक चार्जेस यानी लोडिंग, अनलोडिंग, कस्टम क्लियरेंसेस, परफेक्ट है सर, वेरी गुड। और अच्छा, इंस्ट्रूमेंट का डिप्रिसिएशन वगैरह सर, इक्विपमेंट रहेगा ना उसका डिप्रिसिएशन एक्सेट्रा, वेरी गुड, उसका रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। और वेरी गुड, यानी सर जी ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रांजिट में खराब हो गया तो डैमेजेस का कॉस्ट लग गया, वेरी गुड। और क्या बात है, और पीछे आंसर देते रहिएगा। वेयर हाउस चार्जेस, जहां पे स्टोर करके रखा है, और बस थक गए। एडवर्टाइजमेंट खर्चा सर, बराबर है ना सर, बेंचेस का एडवर्टाइजमेंट वगैरह किया सर जी, बराबर है। स्वस्थ मस्त टिकाऊ बेंचेस, रेफर वी स्मार्ट बेंचेस, यस सर। इंश्योरेंस, वेरी गुड, ट्रांजिट इंश्योरेंस, ट्रांजिट इंश्योरेंस, वेरी गुड। और अच्छा, सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी वगैरह, यानी किसी एम्प्लॉई ने बेंच घर पे नहीं लेकर जाना चाहिए, इसके लिए जो खर्चा लगा है वो, ओके, सिक्योरिटी एक्सपेंसेस हो सकता है सर। और अरे बोलो, और अरे बहुत है अभी तो, क्रिएटिविटी लगाओ सर थोड़ी, हाँ, कुछ कुछ झुक के देख रहे हो, और क्या बताओ, और क्या बताओ, जाली, अरे आ गया ना भाई, आयरन एंड स्टील, ठीक है, चलो सर, नाउ जोक्स अपार्ट। ओके, अब आप ध्यान दीजिए सर, एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट नाउ। यस, जीएसटी, बरोबर है सर। नाउ जोक्स अपार्ट सर, अब ध्यान दो, अब इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट कर रहा हूं सर, एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट नाउ, मुझे हर एक का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए सर जी। कॉस्ट इज बाइफर्केटेड इनटू 3 पार्ट, देयर आर 3 एलिमेंट ऑफ कॉस्ट।
पहला कौन है सर? लेबर कॉस्ट, ये सर कॉस्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। कौन सी 3 कैटेगरी बताइए सर? सबसे पहला क्या है? मटेरियल। दूसरा कौन सा है? लेबर, एम्प्लॉई। और तीसरा कौन सा है? एक्सपेंसेस। ओके सर, मटेरियल 2 कैटेगरी का। सर कौन से 2 कैटेगरी का मटेरियल लिखा है? प्लीज 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 यहां पे ध्यान दीजिए सर। कौन से 2 कैटेगरी का मटेरियल लिखा है सर? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मटेरियल। ओके सर जी। लेबर 2 कैटेगरी का सर, ऑब्वियसली। कौन सा? बराबर है सर, बोलते जाइए सर। डायरेक्ट एम्प्लॉई और लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर। ठीक है सर, ठीक है सर। एक्सपेंसेस भी 2 कैटेगरी का आएगा। बताइए सर कौन से 2 कैटेगरी का एक्सपेंसेस आएगा? सर एक आएगा आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस और दूसरा आएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक आएगा आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। नाउ प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर सर। पहले स्टार्ट करते हैं मटेरियल। आपने जो मुझे एग्जांपल दिए थे सर बेंच के, वो कॉस्ट को मटेरियल कॉस्ट में बाइफरकेट करो। मटेरियल कौन सा लगा सर? आयरन एंड स्टील, वुड, लैमिनेट, सनमाइका, स्क्रू, फेविकॉल, क्लीनिंग मटेरियल, ये सारे क्या है सर जी? मटेरियल कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डायरेक्ट इनडायरेक्ट इमीडिएटली, मैं सिर्फ बता रहा हूं मटेरियल क्या क्या लगा है सर। और मटेरियल लगा रहेगा जो इक्विपमेंट है उसको ऑयल वगैरह किया रहेगा, है ना? अच्छा, तो मटेरियल है क्या सर जी? आप मुझे बताइए लेबर क्या क्या लगा रहेगा? हाँ, लेबर में क्या है, क्या काम किया रहेगा सर वर्कर लोगों ने? पहला वर्कर क्या आएगा? कट, लोडिंग अनलोडिंग, कटिंग किया, पेस्टिंग किया, फिनिशिंग किया, मेजरमेंट वगैरह लिया। ओके सर जी, ठीक है सर। मटेरियल और लेबर छोड़ के और कुछ खर्चा आया क्या? मेरा फैक्ट्री सर बेंच का मटेरियल और लेबर छोड़ के और कुछ खर्चा आएगा क्या? क्या खर्चा आएगा? इलेक्ट्रिसिटी, पावर, रेंट ऑफ द फैक्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन और एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन। और बोलो। अच्छा, लॉस थोड़ा सेपरेट रखते हैं हम लोग, वो मटेरियल का वगैरह हमें अलग से बाइफरकेशन का। मैं एक जनरल आपको पूछ रहा हूं, और क्या खर्चा लगेगा सर? सर ऑफिस वगैरह रहेगा ना मेरा फैक्ट्री का? सर ऑफिस रहेगा ना, तो ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस। सर सेल्स डिपार्टमेंट रहेगा, उसके रिलेटेड एक्सपेंसेस आएंगे। ओके, नाउ स्पेसिफिकली स्टार्ट करते सर। पहला पार्ट डायरेक्ट मटेरियल, ध्यान से अभी। डायरेक्ट मटेरियल सर, नाम से ही पता चल जाएगा डायरेक्ट मटेरियल क्या है। बोलिए क्या है? नाम से क्या पता चला आपको? डायरेक्ट मटेरियल मतलब क्या हुआ? मटेरियल विच इज डायरेक्टली यूज फॉर प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज अ डायरेक्ट मटेरियल। वापिस एक बार, मटेरियल विच इज डायरेक्टली यूज फॉर द प्रोडक्शन इज डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल कैन बी सीन इन टू द फाइनल प्रोडक्ट। अरे क्या बोल रहे हो, ध्यान से सुनो। डायरेक्ट मटेरियल कैन बी सीन इनटू द फाइनल प्रोडक्ट। सर आपको बेंचेस में क्या क्या दिख रहा है? आयरन एंड स्टील दिख रहा है, वुड दिख रहा है, लैमिनेट दिख रहा है, तो वो सारे क्या? सनमाइका दिख रहा है, वो क्या है सर? आपके डायरेक्ट मटेरियल है, या ना? तो 2 सेंटेंस बताए सर मैंने डायरेक्ट मटेरियल के। पहला सेंटेंस क्या था? मटेरियल विच इज डायरेक्टली यूज। दूसरा सेंटेंस क्या? विच कैन बी सीन इनटू द फाइनल प्रोडक्ट। एंड अगला पॉइंट है जिसका इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करते आएगा। जिसका इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करते आएगा। सर समझा नहीं ये इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ? इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप कांस्टेंट है। सपोज एक बेंच मैन्युफैक्चर करने के लिए 10 kg का आयरन एंड स्टील लगेगा, एक बेंच मैन्युफैक्चर करने के लिए 10 स्क्वायर फीट का वुड लगेगा, एक बेंच मैन्युफैक्चर करने के लिए 10 स्क्वायर फीट का लैमिनेट लगेगा। ये इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप कांस्टेंट है?
तो आपका वो कौन सा मटेरियल है? डायरेक्ट मटेरियल है। मुझे 3 सेंटेंस दिमाग में फिट करके बताइए सर। 3 सेंटेंस बताया मैंने डायरेक्ट मटेरियल का। पहला क्या है? मटेरियल विच इज डायरेक्टली यूज। दूसरा क्या है? विच कैन बी सीन इनटू द फाइनल प्रोडक्ट। तीसरा, जिसका इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप आइडेंटिफाइबल है, कांस्टेंट है। ओके, अब अगला पॉइंट, इनडायरेक्ट मटेरियल। मुझे आपसे चाहिए अभी आंसर। नहीं नहीं नहीं, एग्जाम्पल नहीं चाहिए मुझे, कंसेप्ट चाहिए। इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है? which is not directly used, which cannot be seen into the final product, जिसका इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप आइडेंटिफाई नहीं हो सकता, जो कंज्यूम हो जाता है, जो इवेपोरेट हो जाता है, वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। सर क्या क्या मटेरियल इवेपोरेट होता है, दिखता नहीं है सर? फेविकॉल। ओके चलो ठीक है, और बराबर किधर दिख रहा है फेविकॉल? ठीक है, और सर जी क्लीनिंग मटेरियल, पोछा वगैरह कुछ यूज किया रहेगा, वो किधर दिख रहा है? इधर। ठीक है सर जी, पॉलिश नहीं सर, ये पॉलिश दिखता है क्योंकि पॉलिश आउटर साइड में है, तो पॉलिश इज अ डायरेक्ट मटेरियल। सर जी प्राइमरी जो पैकिंग वगैरह किया, ओके। ट्रांसपोर्ट चार्जेस हम लोग एक्सपेंसेस नहीं है, हम लोग सिर्फ मटेरियल की बात करें। सर वो मशीन में ऑयल डाला रहेगा, अरे है ना। ट्रांसपोर्ट व्हीकल में पेट्रोल डीजल डाला रहेगा, मटेरियल ये तो है सर। दिख रहा है क्या बेंच में कितना है? दिख रहा है पेट्रोल बिट्रोल? नहीं ना सर। तो सर ये हो गया आपका इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है सर, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल, जल्दी से आंसर देना सर। आंसर दो सब लोग। डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट। पहला डायरेक्टली यूज, इनडायरेक्टली यूज। दूसरा कैन बी सीन इनटू द फाइनल प्रोडक्ट, कैनॉट बी सीन इनटू द फाइनल प्रोडक्ट। तीसरा इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप आइडेंटिफाई हो सकता है और वो कांस्टेंट है, इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप आइडेंटिफाई नहीं हो सकता। ओके ओके ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट लेबर, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। सर अब बताइए डायरेक्ट लेबर के बारे में क्या बोलेंगे? विच कैन बी सीन इनटू द फाइनल प्रोडक्ट। उसका चेहरा दिख रहा है? नहीं सर, तो थोड़ा चेंज करो ना सर। जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है प्रोडक्शन में, उसका चेहरा नहीं दिख रहा है, उसका काम दिख रहा है। whose work can be seen into the final product। सर क्या वर्ड यूज करेंगे? whose work can be seen into the final product। ओके 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 सर। एंड सर इनडायरेक्ट लेबर, वॉचमैन। ओके सर। सर मुझे कंसेप्ट बताइए, एग्जांपल पूछ लूंगा सर आपसे, लेकिन आपने करेक्ट एग्जांपल दिया। सेल्स एग्जीक्यूटिव, लेकिन मुझे एग्जांपल नहीं चाहिए, मुझे कंसेप्ट चाहिए। इनडायरेक्ट लेबर क्या है? इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, whose work cannot be seen into the final product। ठीक है, अब आप एग्जांपल बताइए। जैसे वॉचमैन इन्होंने बता दिया सर, इसके बाद सर जो लोड कर रहा है, अनलोड कर रहा है, ठीक है सर जी, ड्राइवर की सैलरी। सर स्टोर रूम है, स्टोर रूम में वर्कर है, उनका वेजेस है, सैलरी। वेयरहाउस में वर्कर्स है, उनका सैलरी, मैनेजर का सैलरी एक्सेट्रा। तो वो सर इनडायरेक्ट में आएगा। वेरी गुड। अच्छा सर लास्ट पार्ट चेक करो, क्या सर? सर 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 आंसर दो सर, क्या है अभी? एक्सपेंसेस। सर एक्सपेंसेस में भी दो है, कौन से? डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सर ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्सपेंसेस which is directly related to the production, expenses which is directly related to the production is a direct expenses। प्रोडक्शन बढ़ेगा खर्चा बढ़ेगा, प्रोडक्शन कम करेंगे खर्चा कम होएगा। तो परफेक्ट एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज रॉयल्टी। क्या बोला? परफेक्ट एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज रॉयल्टी। परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज सर जी सब कॉन्ट्रैक्टिंग चार्जेस। क्या 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 क्या? सब कॉन्ट्रैक्टिंग चार्जेस। सर मैं बता रहा हूं एग्जाम्पल, जिस बेंच पे आप बैठे हुए हो उस पे आयरन एंड स्टील का कलर चेक करो, कौन से कलर का है? आयरन एंड स्टील का चेक करो सर, कलर ब्लैक कलर है।
तो सर जी इसको कलर एनोडाइज किया गया है। क्या किया है उसको, वो जो प्रोसेस कलरिंग का उसको क्या बोलते हैं, कलर एनोडाइज। मेरे फैक्ट्री में सिर्फ बेंच मैन्युफैक्चर होता है, कोटिंग नहीं होता है। मेरे फैक्ट्री में सिर्फ क्या मैन्युफैक्चर हो रहा है, बेंच। वो जो काला कोटिंग हो रहा है वो नहीं हो रहा है, उसके लिए किसी और फैक्ट्री में जाता है। तो अगर जितने बेंचेस में वहां पे भेजूंगा उतना मुझे चार्जेस लगेगा सब कॉन्ट्रैक्टिंग के, हाँ या ना। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्रोडक्शन। आंसर लास्ट कैटेगरी कौन सी आ गई, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, इनडायरेक्टली वो खर्चा लगा हुआ है, तो सर वो आपका आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब कौन सा आएगा सर, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह जो खर्चे हैं, मार्केटिंग के खर्चे, ये सारे किस में जाएंगे सर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, ये सब किस में जाएंगे सर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके सर जी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये आपका कौन सा कॉस्ट है सर? सर ध्यान दो, आंसर दो एवरीवन। सर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये कौन सी कॉस्ट है सर? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, हर बार ये यूज होता है, प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्राइम कॉस्ट है, मेन कॉस्ट है। और सर इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये आपके कौन से है, ओवरहेड्स। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ओवरहेड। किसको, इसको इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओवरहेड्स। एंड सर ओवरहेड तीन कैटेगरी का, ओवरहेड तीन कैटेगरी का। सर जी ओवरहेड तीन कैटेगरी का, कौन सी कैटेगरी है सर? पहला फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सर कितना सिस्टमैटिक इन्होंने ड्रॉ किया है। पहला ओवरहेड कौन सा है, गुड्स सबसे पहले कहां पे जाएगा सर जी, फैक्ट्री में जाएगा। फिर क्या होएगा सर, ऑफिस में सब अकाउंटिंग वगैरह होएगा। फिर क्या होएगा सर, सेल्स डिपार्टमेंट में जाएगा। चलिए फटाफट आंसर चाहिए। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस किधर जाता है, प्राइम कॉस्ट। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहां पे जाएगा, ओवरहेड। और ओवरहेड की तीन कैटेगरी है, आइदर खर्चे फैक्ट्री में लगे रहेंगे, या फिर ऑफिस में लगे रहेंगे, या फिर सेलिंग। चलो मुझे आप आंसर देना सर, ओवरहेड की कैटेगरी बताएंगे आप। सबसे पहला है रेंट ऑफ द फैक्ट्री। अरे ये फैक्ट्री ओवरहेड है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है? ये क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड। सर रेंट ऑफ द ऑफिस, रेंट ऑफ द सेल्स डिपार्टमेंट, अरे श्योर। अच्छा सर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, मटेरियल है ना ये, लेकिन इनडायरेक्ट मटेरियल है, उसमें क्या अपन बिल वगैरह प्रिंट वगैरह करेंगे। ओके इनडायरेक्ट मटेरियल है, यानी ये ओवरहेड्स है। अब ये बताइए सर कहां पे जाएगा सर, ये एडमिनिस्ट्रेशन या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन? अच्छा अगर सेल बिल प्रिंट करने के लिए यूज किया तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन अगर ऑफिस में यूज किया सर तो ऑफिस ओवरहेड। ओके ओके ओके। क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द फैक्ट्री, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है? तो ये कहां पे इनकर हुआ है, फैक्ट्री में इनकर हुआ है। ओके ओके ओके। क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेशन। क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द सेल्स डिपार्टमेंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके 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 ओके। स्टोर रूम का इंश्योरेंस किया, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, इंश्योरेंस किसका बोला मैंने, स्टोर रूम का इंश्योरेंस बोला सर। गुड्स दो जगह पे रहते हैं, स्टोर रूम अलग कंसेप्ट है, वेयर हाउस अलग कंसेप्ट है। सर क्या डिफरेंस है सर, स्टोर रूम और वेयर हाउस हम तो से भी समझते हैं। स्टोर रूम में रॉ मटेरियल रहता है, वेयर हाउस में फाइनल प्रोडक्ट रहता है। क्या 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 है, स्टोर रूम में रॉ मटेरियल और वेयर हाउस में, तो रॉ मटेरियल का इंश्योरेंस किया सर आपने। ऑब्वियसली स्टोर रूम किधर रहेगा सर, प्रोडक्शन फ्लोर के पास में रहेगा ना, हाँ या ना। ओके 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 चलो ठीक है सर। फिर आपने वेयर हाउस का इंश्योरेंस किया सर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेल्समैन का सैलरी, सेल्समैन का सैलरी क्या है सर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जाएगा, हाँ या ना। ऑफिस में जो बैठे हैं लोग उनका सैलरी,
एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो सर हमने पहला क्लासिफिकेशन देखा सर, नाम क्या था सर? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट और नेचर। सर जी कॉस्ट के 3 एलिमेंट फिट करो, दिमाग में फिट करो सर। आज ये 5 मार्क्स से लेके जाने का अपने को। सर बताइए, एलिमेंट 3 है, पहला कौन सा है? मटेरियल, एम्प्लॉई या लेबर एंड एक्सपेंसिव। मटेरियल की 2 कैटेगरी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। लेबर की 2 कैटेगरी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। एक्सपेंसेस की 2 कैटेगरी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ओके, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जाता कहां पे? प्राइम कॉस्ट में। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहां पे जाता है? ओवरहेड में। लेकिन सर ओवरहेड किधर क्लासिफाई होता है? फैक्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। दिमाग में सिंपल रखना है, खर्चे अगर फैक्ट्री के रिलेटेड है तो फैक्ट्री ओवरहेड है, खर्चे अगर ऑफिस रिलेटेड है तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, खर्चे अगर सेल डिपार्टमेंट रिलेटेड है या व्हीकल रिलेटेड है, जो डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल है उसके रिलेटेड है, वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में जाएगा। ठीक है, ये जस्ट ब्रीफ डिस्कशन है, डिटेल में एक एक कॉस्ट हम लोग कंसीडर करेंगे। आज सिर्फ आपको ब्रीफ डिस्कशन दे रहा हूं। ठीक है सर, अब तक क्या क्या कंसेप्ट कवर कर लिया हमने? बी अटेंटिव सर। सबसे पहले कॉस्ट, उसके बाद कॉस्टिंग, उसके बाद ऑब्जेक्टिव। सर किसके ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्टिंग नहीं सर, कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके 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 ओके। उसके बाद सर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर और एलिमेंट, उसमें मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। ठीक है फ्रेंड्स, जिनका ध्यान इधर उधर भटक रहा है वो पूरा कंसंट्रेशन बोर्ड पे लेके आइए सर। आपके लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मे बी द लास्ट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, पूरे कंसंट्रेशन के साथ आप सुनेंगे। सेकेंड क्लासिफिकेशन, सॉरी सर, बताइए सर क्या क्लासिफिकेशन क्या है? सर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोगों ने यहां पे ध्यान देना है। क्या हेडिंग क्या है सर? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी और बिहेवियर। सर हर एक कॉस्ट का बिहेवियर अलग है सर, हर एक कॉस्ट का बिहेवियर अलग है। सर ध्यान से सुनना अभी। सर मेरे लेक्चर में 100 स्टूडेंट आया, मेरे लेक्चर में 100 स्टूडेंट है। अभी सपोज मेरे ये क्लासरूम का रेंट है 5 लाख रुपीस पर मंथ। क्लासरूम का रेंट कितना है? 5 लाख रुपीस पर मंथ। अभी कितने स्टूडेंट बैठे? सपोज 100। ठीक है सर, कल 150 स्टूडेंट आ गए, कल 150 स्टूडेंट आ गए, मुझे रेंट कितना पे करना पड़ेगा? सर 200 स्टूडेंट आने वाले हैं, रेंट कितना पे? मेरे ये क्लास की कैपेसिटी 500 स्टूडेंट की है, 500 स्टूडेंट तक मुझे कॉस्ट कितना लगेगा? एक ही स्टूडेंट आया, एक भी नहीं आया, 5 लाख। सर कितने भी स्टूडेंट आए 500 तक, तो मेरा कॉस्ट कितना लग रहा है सर? तो इसका बिहेवियर क्या है? चेंज हो रहा है या चेंज नहीं हो रहा है? चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? फिक्स्ड ओवरहेड, नॉट ओवरहेड, फिक्स्ड कॉस्ट। क्या बोलेंगे इसको? फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, आर यू गेटिंग द पॉइंट? सर क्लासरूम का इंश्योरेंस निकाला मैंने, 1 लाख रुपए पर एनम का इंश्योरेंस है। अगर कुछ बच्चे धमाल मचा देते, बेंच तोड़ के वगैरह लेके जाते, ट्यूबलाइट वगैरह लेके गए घर पे, तो मैंने इंश्योरेंस निकाला है सर 1 लाख रुपए का। नंबर ऑफ स्टूडेंट पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? नहीं सर। अच्छा ठीक है, तो पहला मैंने आपको बताया बिहेवियर, फिक्स कॉस्ट। जी सर, फिक्स्ड कॉस्ट। थोड़ा मुझे डिटेल में बताइए फिक्स कॉस्ट के बारे में। क्या लिखूं फिक्स कॉस्ट यानी क्या सर? क्या समझने का मैंने फिक्स कॉस्ट? क्या समझने का? एक आपको क्या समझा सर फिक्स कॉस्ट? विच डू नॉट वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट, यानी जो फिक्स है, जो आउटपुट के हिसाब से चेंज नहीं होता है, वो फिक्स कॉस्ट है। और
सर प्रोडक्शन का और फिक्स कॉस्ट का रिलेशन बताओ। रिमेन थ्रू आउट द सेम थ्रू आउट द प्रोडक्शन। सर हमने ऐसा सुना था ना, रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप, डायरेक्ट रिलेशनशिप, नो रिलेशनशिप। वैसे बताइए प्रोडक्शन का और फिक्स कॉस्ट का रिलेशनशिप क्या है? मुझे आंसर चाहिए सर, मुझे आंसर चाहिए सर। देयर इज नो रिलेशनशिप। कब तक? कैपेसिटी तक, अप टू सर्टेन लेवल। सर अगर मेरे पास 550 स्टूडेंट आ जाता है तो इधर ही ठूसूंगा क्या सबको? कैपेसिटी 500 है सर, बैठेगा किधर? गेटिंग द पॉइंट। तो मुझे एक बड़ा क्लासरूम लगेगा। हाँ, तो अप टू सर्टेन लेवल फिक्स कॉस्ट विल रिमेन फिक्स। ओके, तो सबसे पहला, फिक्स कॉस्ट विल बी फिक्स इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन। पहला लाइन क्या समझ में आ रहा है? फिक्स कॉस्ट विल बी फिक्स इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है सर। सेकेंड, देयर इज नो रिलेशनशिप ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड प्रोडक्शन, आउटपुट या प्रोडक्शन और लेवल ऑफ एक्टिविटी। सर मार्क माय वर्ड, तीसरा लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्जिनल कॉस्टिंग जो टॉपिक है उसके आधे क्वेश्चन ये रिलेशनशिप पे डिपेंड करते हैं। और मेरा तीसरा इंपॉर्टेंट लाइन है, फिक्स कॉस्ट क्या लिखा है सर? फिक्स कॉस्ट इन टोटल शुड बी सेम। फिक्स कॉस्ट इन टोटल शुड बी सेम। सर 5 लाख रुपए रेंट था, बराबर है? 100 स्टूडेंट आए, एक स्टूडेंट पे बर्डन कितना है? अरे 5 लाख का रेंट देने का है, 100 स्टूडेंट आए, एक स्टूडेंट पे बर्डन कितना है सर? 5000 का बर्डन है। सर 200 स्टूडेंट आ गए। सर जी 5 लाख डिवाइडेड बाय 200, एक स्टूडेंट पे बर्डन कितना आया? 2000। सर 500 स्टूडेंट आ गए, इज इट 1000? तो सर पर यूनिट चेंज होता है ये, क्या बोल रहे हो? पर यूनिट, लेकिन टोटल सेम रहेगा। अच्छा सर, अगला एग्जांपल, सर 500 रुपीज मुझे नोट्स का खर्चा लगने वाला है एक स्टूडेंट के पीछे। मेरे पास अभी सपोज 100 स्टूडेंट है, खर्चा कितना आएगा? मेरे पास 100 स्टूडेंट है, बैठा है सर, मुझे खर्चा कितना लगेगा सर? आर यू श्योर? 50,000। सर 200 स्टूडेंट आते हैं, इज इट 1 लाख? तो ये खर्चा क्या है सर? फिक्स है या वेरिएबल है? आर यू श्योर? वेरिएबल है। चलो वेरिएबल के बारे में कुछ बताइए सर, क्या है? आपको क्या समझ में आया वेरिएबल के बारे में? वेरिएबल कॉस्ट विल वेरी अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन और आउटपुट। रिलेशनशिप कैसा है सर? परफेक्ट सर। रिलेशनशिप कैसा है? डायरेक्ट रिलेशनशिप। प्रोडक्शन बढ़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, प्रोडक्शन कम होगा, वेरिएबल कॉस्ट कम होगा। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस, आज का सेकंड इंपॉर्टेंट सेंटेंस, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट शुड बी सेम। सर बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूं, आप देखते कितना लोग ध्यान दे रहे हैं। क्या बोला मैंने? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट शुड बी सेम। फिक्स कॉस्ट का इंपॉर्टेंट सेंटेंस क्या बताया था? फिक्स कॉस्ट इन टोटल शुड बी सेम, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट शुड बी सेम। अच्छा सर एक गंदा सा डायग्राम है, बताइए, पीछा नहीं छोड़ेगा सर आपका ये? हाँ सर मैथ्स में बहुत सर जी खतरनाक खूंखार कंसेप्ट था ये, एक्स एक्सिस एंड, ठीक है लिखना कोई नहीं सर, मैं अच्छे से लिखवा के दूंगा, पहले कंसेप्ट कवर कर लेते हैं। सर ऑन एक्स एक्सिस मैं आउटपुट कंसीडर कर रहा हूं एंड ऑन वाई एक्सिस मैं कॉस्ट कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है? अब इस बताइए एक्स एक्सिस पे क्या कंसीडर किया मैंने? आउटपुट। वाई एक्सिस पे क्या कंसीडर किया मैंने? कॉस्ट। ओके सर मुझे है ना फिक्स कॉस्ट लाइन ड्रॉ करना है, प्लीज हेल्प कीजिए सर। फिक्स कॉस्ट लाइन ऐसे ड्रॉ करना है सर, प्लीज हेल्प कीजिए ना सर। सर कैसे? स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को पैरेलल या एक्स एक्सिस को पैरेलल? सर क्या लॉजिक क्या लगाया आपने? फिक्स कॉस्ट विल नॉट चेंज
विद द लेवल ऑफ आउटपुट, आउटपुट कितना भी रहने दो, फिक्स कॉस्ट आपका सेम आएगा, बरोबर है। तो सर फिक्स कॉस्ट की लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है सर। सर अब मुझे वेरिएबल कॉस्ट की लाइन बताइए सर। वेरिएबल कॉस्ट ड्रॉ करना है सर। वेरिएबल कॉस्ट सर, अगर मैं ओरिजिन क्या रहता है सर? ओरिजिन यानी जीरो, ओके सर। अगर मैंने 0 यूनिट मैन्युफैक्चर किया तो वेरिएबल कॉस्ट कितना लगेगा? 0। तो ऑब्वियसली मेरी वेरिएबल कॉस्ट लाइन स्टार्ट कहां से होगी सर? ओरिजिन से स्टार्ट होगी, एंड इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ते जाएगा वैसे वैसे मेरा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ते जाएगा, ओके। एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। कौन सा? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सर नाम ही बता देता है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। मतलब समझे नहीं सर सेमी वेरिएबल का मतलब? अच्छा, इट इज फिक्स्ड टिल पर्टिकुलर लेवल, देन इट विल इंक्रीज, ओके। और अच्छा, स्टेप बाय स्टेप आता है, वेरी गुड। ये भी एक बराबर आंसर दिया कि ये स्टेप वाइज लगता है। स्टेयर केस, बरोबर एकदम स्टेयर केस है, ठीक है। एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर। सर जी कुछ कॉस्ट ऐसे रहते हैं कुछ लेवल के लिए फिक्स है, अगेन इट विल इंक्रीज, अगेन इट विल बी फिक्स, अगेन इट विल इंक्रीज, अगेन इट विल फिक्स, एक्सेट्रा। क्या आप मुझे एग्जांपल दे सकते हो सर? हाँ हाँ, अच्छा लेबर का कॉस्ट जनरली सर, एम्प्लॉय। अच्छा सर, जनरली क्या करेंगे कि लेबर का कॉस्ट अगर डायरेक्ट लेबर है तो वो वेरिएबल रहेगा, अगर डायरेक्ट है तो ठीक है। तो सिंपल, एकदम सिंपल लगता है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। सर एक काम करो आप, ठीक है, अभी आप इंटरमीडिएट के बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छे मार्क्स से पास होने वाले हो। इसके बाद है ना आपके पेरेंट्स ने आपको वर्ल्ड टूर पे लेके गए। किधर लेके गए? वर्ल्ड टूर। क्योंकि अभी आर्टिकलशिप स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, तो उसके पहले भाई जी ले अपनी जिंदगी टाइप वगैरह ऐसे कुछ, तो भी तो वर्ल्ड टूर पे लेके गए। 1 महीने में घर पे कोई नहीं है सर, पूरे फैमिली वर्ल्ड टूर पे चली गई सर। इलेक्ट्रिसिटी का बिल 0 आएगा। कुछ लोग हाँ बोल रहे हैं, हाँ या ना? नहीं सर, कुछ बेसिक लगने ही वाला है। अगर लैंडलाइन टेलीफोन, हेलो हेलो, वो टेलीफोन वाला घर पे रहेगा तो मिनिमम 200 रुपए के उसके रेंटल चार्जेस है। और सर जैसे जैसे यूसेज बढ़ते जाएगा वैसे वैसे खर्चा भी बढ़ते जाएगा, यानी कुछ इलेक्ट्रिसिटी यूज भी नहीं किया तो भी खर्चा लगने वाला है। तो वो हो गया सर जी आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सर मैंने 3 कॉस्ट बताया आपको। पहला कॉस्ट कौन सा बताया? फास्ट आंसर देना सर। वेरिएबल नहीं, पहले फिक्स बताया था। फिक्स क्या है? विच विल नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन। देयर इज नो रिलेशनशिप विद द प्रोडक्शन एंड फिक्स कॉस्ट। सर उसका इंपॉर्टेंट सेंटेंस क्या था? अरे आंसर दो भाई। फिक्स कॉस्ट इन टोटल शुड बी सेम, है ना सर जी? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट शुड बी सेम, वेरिएबल कॉस्ट विल वेरी अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन। सर देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और सर सेमी वेरिएबल कॉस्ट का बिहेवियर क्या है? कुछ लेवल के लिए फिक्स है, अगेन इंक्रीज, अगेन फिक्स, अगेन इट विल इंक्रीज, तो इट्स अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सर अब आई टेस्ट योर नॉलेज। पहला कॉलम ले रहा हूं आउटपुट, अगला कॉलम ले रहा हूं कॉस्ट। 10,000 आउटपुट है, 15,000 आउटपुट है, 20,000 आउटपुट है, 30,000 आउटपुट है, 40,000 आउटपुट है, ठीक है सर जी। एक कॉस्ट सर जी 10,000 के लिए आपको कॉस्ट लग रहा है सपोज जी सर। 10,000 प्रोड्यूस किया, कॉस्ट लग रहा है 1 लाख रुपए। 15,000 प्रोड्यूस किया, कॉस्ट लग रहा है आपको 1 लाख रुपए। टोटल 2 लाख 20,000 प्रोड्यूस किया, कॉस्ट लग रहा है आपको 1 लाख। ये वेरिएबल कॉस्ट है या फिक्स कॉस्ट है?
सर कैसे पता चला? आउटपुट चेंज हो रहा है, कॉस्ट चेंज नहीं हो रहे, इट इज सेम इन टोटल। ठीक है, ओके 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 सर, सेकेंड एग्जांपल ऑफ द कॉस्ट। आंसर चाहिए सर? क्यों? फिक्स का एक एग्जांपल ले लिया इसलिए अभी सर ने लिया ही रहेगा वेरिएबल का, बढ़ते ही जा रहा है। सर ऐसा नहीं आंसर चाहिए, मुझे स्पेसिफिक आंसर चाहिए था। सर एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बढ़ता तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी है, प्रोपोर्शनेट सेम नहीं रहता। और क्या है? ये आंसर परफेक्ट दिया सर। क्या पर यूनिट सेम आ रहा है क्या? अरे सब लोग ट्राई करो, पर यूनिट सेम आ रहा है क्या? 50,000 डिवाइडेड बाय 10,000 कितना आया? 5। 75,000 डिवाइडेड बाय 15,000 कितना आया? 5। 1,00,000 डिवाइडेड बाय 20,000 कितना है सर? आपका आंसर 5। मतलब क्या है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट शुड बी सेम। ऐसा आइडेंटिफाई करना है सर आपको कि पर यूनिट अगर सेम है तो वो वेरिएबल कॉस्ट है, अगर टोटल सेम है तो वो फिक्स कॉस्ट है। ठीक है सर। अब लास्ट एक सेमी वेरिएबल का एग्जांपल ले लेते हैं सर। सर जी 20,000 कितना है सर? 20,000 25,000 30,000 20,000 25,000 एंड 30,000। सर बताइएगा। अच्छा चेंज तो हो रहा है लेकिन पर यूनिट सेम नहीं आ रहा है। सर कितना आ रहा है पर यूनिट, कोई बताएगा सर? 20,000 डिवाइडेड बाय 10,000 कितना? 2 रुपए है। 25,000 डिवाइडेड बाय 15,000 1.67। 30,000 डिवाइडेड बाय 20,000 1.5। अरे हाँ या ना? अच्छा फिक्स है ना फिर ये? अरे फिक्स है क्या? अरे यार ना वेरिएबल है ना फिक्स है, तो ये है क्या सर जी? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट है ये? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। हाँ सर बताइए, कुछ डाउट है आपको? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट शुड बी सेम एवरी टाइम। ये एजम्पशन है ये थ्योरी का। वेरिएबल कॉस्ट विल वेरी अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन, पर यूनिट ऑलवेज सेम रहेगा, वो चेंज पर यूनिट नहीं हो सकता। प्रोडक्शन बढ़ेगा, टोटल बढ़ेगा, लेकिन पर यूनिट सेम रहेगा। जैसे कि नोट्स का खर्चा, मेरा 500 रुपीज का नोट्स है, 100 स्टूडेंट आए मल्टीप्लाई बाय 500, 1000 स्टूडेंट आए मल्टीप्लाई बाय 500, पर यूनिट सेम रहता है, इसलिए वो वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक। हाँ सर। सर हमें स्टेप बाय स्टेप से वर्किंग नहीं करना है। एक तो पर यूनिट सेम आना चाहिए या फिर टोटल सेम आना चाहिए, दोनों में से एक कुछ होता है। अगर पर यूनिट सेम आया तो वेरिएबल है, टोटल सेम आया तो फिक्स है। अगर ऐसा नहीं होता है, दोनों के बिहेवियर है, तो वो सेमी वेरिएबल है। चलिए सर लास्ट पार्ट, अभी ज्यादा नहीं खींचूंगा, फर्स्ट लेक्चर है, मुझे पता है आप सुबह से बैठे हुए हो, ठीक है, तो ज्यादा नहीं खींचूंगा सर, लेकिन लास्ट पार्ट आप ध्यान देके जाइए सर। सर आपको ऐसा नहीं लगता ये जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, इसको बाइफरकेशन करना पड़ेगा हमें? सेमी वेरिएबल में वेरिएबल कितना है और फिक्स कितना है? सर लास्ट पॉइंट है, जाते आते मजा आ जाएगा सर आपको आज। क्या बोला सर मैंने? जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है उसका बाइफरकेशन करना पड़ता है, वेरिएबल कितना है और जो कंसेप्ट बता रहा हूं ओवरहेड टॉपिक में, मार्जिनल कॉस्टिंग में 50 क्वेश्चन ये कंसेप्ट पे, जो अभी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं मार्जिनल कॉस्टिंग में ओवरहेड टॉपिक मिला के कितने क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हम लोग? 50। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान दीजिएगा सर। एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर। सर 10,000 यूनिट है, 20,000 यूनिट से, 30,000 यूनिट से, 40,000 यूनिट से कॉस्ट। सो सपोज 10,000 यूनिट्स का जो कॉस्ट आ रहा है वो 20,000 है, 20,000 यूनिट का कॉस्ट आ रहा है 30,000, 30,000 यूनिट का कॉस्ट आ रहा है 40,000, 40,000 यूनिट का कॉस्ट आ रहा है 50,000। सर पर यूनिट सेम है क्या? पर यूनिट सेम है क्या?
पहले केस में कितना आंसर आया? 2 रुपए। सेकेंड केस में 1.5, तीसरे केस में 1.33, नेक्स्ट केस में 1.25। अरे हाँ या ना? वेरिएबल है ना? हाँ बोल रहे सर, हाँ बोल रहे। अरे वेरिएबल है क्या? पर यूनिट सेम नहीं है, ये वेरिएबल नहीं, फिक्स है। फिर ना वेरिएबल है ना फिक्स है, तो ये क्या हो गया? अब हमें बाइफर्केशन करना है, सेमी वेरिएबल में वेरिएबल का पोर्शन कितना और फिक्स का पोर्शन कितना। पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनना। मेथड नंबर 1 ग्राफिकल मेथड। मेथड नंबर 1 कौन सी है? ग्राफिकल मेथड। ग्राफ ड्रॉ करना है। एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट नाउ। सर जी अभी आपको ग्राफ मैंने थोड़ा बहुत ड्रॉ करके बताया था। एक्स एक्सिस पे क्या लिया था मालिक? हाँ जी सर, एक्स एक्सिस पे क्या लिया था? आउटपुट। ठीक है, यस सर। स्केल है किसी के पास? स्केल दो, स्केल दो, चलो जल्दी। बैग्स निकालो, चलो। अरे बाप रे, आयन है, आयन एंड स्टील नको, लैपटॉप जाएगा मेरा। यस सर, प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर। सर एक्स एक्सिस पे क्या लेना है? अरे आंसर दो भाई, लास्ट कंसेप्ट है आउटपुट। वाई एक्सिस पे क्या लेना है सर जी? कॉस्ट लेना है। ओके 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 सर। आउटपुट 10,000, 20,000, 30,000 और 40,000। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर बताइए, पहला आउटपुट है मेरा कितना है? 10,000। सेकेंड आउटपुट है मेरा 20,000। तीसरा आउटपुट है 30,000। नेक्स्ट आउटपुट है 40,000 एंड सो ऑन। ओके सर जी, कॉस्ट कितना है? ओके तो इसके लिए भी सेम यूनिट ले रहा हूं, 10,000, 20,000, 30,000 एंड सो ऑन। यस सर, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। एक्स एक्सिस पे क्या लिया वापिस एक बार? आउटपुट। वाई एक्सिस पे क्या लिया है? कॉस्ट लिया है। अच्छा ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 एक्स एक्सिस पे आउटपुट, स्टेप नंबर 2 वाई एक्सिस पे कॉस्ट। नाउ हर एक आउटपुट के पॉइंट्स प्लॉट करो। क्या करना क्या है? हर एक आउटपुट के पॉइंट्स प्लॉट करो। सर जी 10,000 का कॉस्ट कितना है? मुझे आंसर चाहिए सर। सर मुझे आंसर चाहिए, 10,000 का कॉस्ट कितना है? ठीक है, 2,000 यूनिट, 20,000 यूनिट का कॉस्ट कितना है? तो एक पॉइंट यहां पे भी ड्रॉ कर दिया मैंने। ओके ओके सर। सर 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 30,000 के लिए? सर 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 40,000 के लिए? स्टेप नंबर 1। अरे स्टेप नंबर 1 एक्स एक्सिस पे क्या लिया? वाई एक्सिस पे स्टेप नंबर 2 क्या लिया? हर एक आउटपुट का क्या प्लॉट किया? पॉइंट्स। अब क्या करूंगा सर? ज्वाइन करूंगा। आई विल ट्राई टू ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन कवरिंग मैक्सिमम ऑफ दिस पॉइंट। I will try to draw straight line covering maximum of this point. सर जी लो मैंने कर लिया। सर ये मेरा टोटल कॉस्ट दिया हुआ था। अब आप बताएंगे सर मुझे, ये जो टोटल कॉस्ट लाइन ने वाई एक्सिस पे इंटरसेक्शन किया है, ये क्या है? सर आंसर चाहिए मुझे, ये क्या है सर आपका? कैसे आपने आइडेंटिफाई किया? बराबर आइडेंटिफाई किया सर। वाई एक्सिस यानी सर ओरिजिन पे आ गए। ओरिजिन पे 0 यूनिट है, 0 यूनिट भी किया तो कौन सी कॉस्ट लगेगी? फिक्स कॉस्ट। तो कितना फिक्स कॉस्ट आया आपका? इज इट 10,000? अब मैं क्या करूंगा सर? आई विल ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन। दिस विल बी माई फिक्स कॉस्ट लाइन। हमने देखा ना सर, फिक्स कॉस्ट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस।
बोलो। अरे मैंने कुछ मार्क किया, ध्यान देते रहो सर। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं सेमी वेरिएबल नहीं सर, वापिस एक बार सर। एक है टोटल कॉस्ट, उसके नीचे फिक्स कॉस्ट, दोनों का डिफरेंस क्या? इज इट अ वेरिएबल कॉस्ट आएगा? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है? ट्राई करो अभी आप पर यूनिट, सब लोग ट्राई करो, नहीं आया तो भी चले, ट्राई तो करो सर। सर जी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है? एक काम करो सर, सर एक काम करो, 10,000 यूनिट से सर जी 10,000 यूनिट्स के लिए कॉस्ट कितना आ रहा है आपका? सर 10,000 यूनिट्स के लिए कॉस्ट कितना है सर? 20,000 कॉस्ट आया है। अब ये बताइए सर, ये जो 20,000 है, इसमें फिक्स कॉस्ट कितना है? फिक्स कॉस्ट है इसमें 10,000, बरोबर है? तो मालिक इसमें वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा? अरे श्योर 10,000 पर यूनिट कितना आएगा? सब लोग ट्राई करो सर, पर यूनिट कितना आएगा? इज इट 1? 10,000 डिवाइडेड बाय 10,000, तो आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना आया? 1 रुपीज। क्रॉस चेक करो, क्रॉस चेक करो सर, क्रॉस चेक। सर जी 1 मिनट का क्रॉस चेक। 20,000 यूनिट के लिए टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना है। 20,000 यूनिट के लिए टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना है। सर आप मुझे बताएंगे वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, हाँ या ना? हाँ, वेरिएबल कॉस्ट कितना है अभी? 1 रुपीज पर यूनिट। अरे 1 बोला ना आपने मुझे, तो सर जी 1 मल्टीप्लाइड बाय 20,000 यूनिट से प्लस सर जी फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी? 10,000। सर जी मेरी टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? 30,000। सर ऊपर देखो तो ये टेबल में कितना था 20,000 के लिए कॉस्ट? 30,000 था। 40,000 का कॉस्ट बताओ, वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा 40,000 में? वेरिएबल कॉस्ट 40,000 इंटू 1 40,000, फिक्स कॉस्ट कितना आएगा? 10,000। 40,000 प्लस 10,000 कितना आया? 50,000। क्या आप मुझे 1 लाख का कॉस्ट बता सकते हो क्या? 1 लाख का कॉस्ट बता सकते हो? टोटल कॉस्ट कितना आएगा? 1,10,000। कैसे? वेरिएबल कॉस्ट 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख प्लस फिक्स कॉस्ट 10,000, 85,000 यूनिट का टोटल कॉस्ट बताइए। 95,000। 85 इंटू 1 वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट 10,000, कितना आ गया सर जी? 95,000। गया दिमाग में? पहला मेथड था, नाम क्या है मेथड का? ग्राफिकल मेथड। बताओ क्या किया सर? सर हमें ये मेथड एग्जाम में लिखने के लिए आएगा, थ्योरी। ग्राफिकल मेथड से कैसे वर्कआउट करना है? स्टेप नंबर 1 आंसर चाहिए। स्टेप नंबर 1, on x axis we'll consider output, on y axis we'll consider cost. then हर एक आउटपुट के कॉस्ट दिए गए हैं, पॉइंट्स प्लॉट किए, मैक्सिमम पॉइंट कवर होएगा ऐसा एक लाइन ड्रॉ किया, उसने y एक्सिस पे इंटरसेक्शन किया, उसको क्या बोलेंगे? उसने y एक्सिस को इंटरसेक्शन किया, वो क्या है सर जी? फिक्स कॉस्ट है। वहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया, वो आ गया मेरा फिक्स कॉस्ट। डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट विल बी वेरिएबल कॉस्ट। बरोबर है? कौन सा मेथड हुआ ये? ग्राफिकल मेथड हुआ ये। किसी को डाउट है इसमें? लेकिन डोंट हो या नो? नो, ओके, वेरी गुड सर। डोंट यू थिंक सो बहुत लेंदी मेथड है? नहीं? अरे इतना ग्राफ ड्रॉ करने का, इतने पॉइंट्स प्लॉट करने के, ठीक है सर एक शॉर्टकट बताता हूं। सर एक शॉर्टकट सुनना, मेथड का नाम है लेवल ऑफ एक्टिविटी। मेथड का नाम क्या है? ठीक है सर, ध्यान दो यहां पे। डिफरेंस इन कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन आउटपुट। क्या है सर? डिफरेंस इन कॉस्ट अपॉन, चलो कोई भी 2 लेवल लेते हैं सर। कौन सा ले सर? पहला लेवल कौन सा ले? 10,000 लेते हैं? 20,000? पहला 2 ले लेते हैं ना सर? ओके सर जी, पहले 2 लेवल के कॉस्ट का डिफरेंस कितना आएगा? 30,000 माइनस 20,000 डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन आउटपुट 20,000। सर आंसर कितना?
और 1 क्या था सर? वेरिएबल कॉस्ट पर। तो कितना सिंपल फॉर्मूला है सर ये। क्या फॉर्मूला है सर? डिफरेंस इन कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन आउटपुट। सर फर्स्ट एंड फोर्थ लो, तो फर्स्ट एंड फोर्थ लेवल लो, चलो लो, सेम आएगा वो मुझे पता है, लेकिन आप करो कैलकुलेशन। फर्स्ट एंड फोर्थ लेवल 50,000 माइनस 20,000 कितना आया? 30,000। आउटपुट का डिफरेंस 40,000 माइनस 10,000 30,000। 30,000 अपॉन 30,000 आंसर कितना आ गया आपका? 1। कोई भी लेवल ले लो सर, आंसर वही आएगा। मेथड का नाम क्या है? लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड। लेबर नहीं रे भाई, लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड। ओके, हाय 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 सर, मेथड का नाम है अगला हाई लो पॉइंट मेथड। सर मेथड का नाम क्या है? हाई लो पॉइंट मेथड। ये जो फॉर्मूला अप्लाई किया है ना, डिफरेंस इन कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन आउटपुट, हाई लो मतलब अरे हाईएस्ट लेवल एंड लोएस्ट लेवल का डिफरेंस लेना है। सर सीए फाइनल में नवंबर 2019 अटेम्प्ट में नवंबर 2009 अटेम्प्ट में सीए फाइनल में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, और वहां पे ऐसे बोला है सेमी वेरिएबल कॉस्ट को बाइफरकेट करो हाई लो पॉइंट मेथड से। सीए फाइनल के पूरे स्टडी मटेरियल में एक भी पैराग्राफ नहीं था। सीए फाइनल के पूरे स्टडी मटेरियल में एक भी पैराग्राफ हाई लो पॉइंट का नहीं था। ये इंटरमीडिएट में बेसिक कवर किया था, तो वो लोग करके आए सीए फाइनल में। तो सर क्या है? हाई लो का मतलब क्या है? हाईएस्ट एंड लोएस्ट हमें कंसीडर करना है। और इसके 3 मेथड है, वो आज नहीं बताऊंगा आपको, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। नोटबुक लेके आइएगा सर, आज फर्स्ट डे था, लिखवा के नहीं दिया है, ठीक है? कल से भर भर के लिखवा के दूंगा सर, ठीक है सर? साइन ऑफ करने से पहले सबसे पहले बताइए आज हमने वर्कआउट क्या क्या किया सर? सब लोग, मुझे एवरीडे रिवीजन चाहिए, आपका इन्वॉल्वमेंट चाहिए। अपना एम 80 पार, 80 के आगे हमें स्कोर करना है। जैसे मैं बोलता हूं वैसे कीजिए, दिस विल बी हाईएस्ट स्कोरिंग। ओके सर, सबसे पहले हमने क्या सीखा सर आज? मॉनिटरी सैक्रिफाइस डन टू अचीव सम ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव 2 टाइप का, मैन्युफैक्चर ऑफ द गुड्स और प्रोविजन ऑफ द सर्विसेज। ओके, कॉस्टिंग, प्रोसेस, टेक्निक्स एंड प्रोसेस ऑफ एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट। चलो ठीक है सर जी। तीसरा था ऑब्जेक्टिव। सर किसके ऑब्जेक्टिव? कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव। मुझे वो 5 ऑब्जेक्टिव बताइए। सबसे पहले क्या है सर? डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट, अच्छा, एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, प्रॉफिट ऑफ ईच एक्टिविटी, असिस्ट द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। ये 5 ऑब्जेक्टिव थे। इसके बाद सर जी हमने स्टार्ट किया क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। क्लासिफिकेशन में पहला क्लासिफिकेशन कवर कर लिया, लिखना बाकी है। क्या है? नेचर और एलिमेंट। सर 3 टाइप के कॉस्ट लगते हैं, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। मटेरियल 2 कैटेगरी का, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या है सर जी? डायरेक्टली यूज विच कैन बी सीन इनटू द फाइनल प्रोडक्ट, इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप कांस्टेंट है। इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है? कैनॉट बी सीन, इनडायरेक्टली यूज, ठीक है, एंड इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप उसका आइडेंटिफाई नहीं हो सकता। ओके, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्टली इन्वॉल्व, वर्क कैन बी सीन। सर एक और लाइन बता देता हूं। डायरेक्ट वर्कर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, डायरेक्ट वर्कर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन यानी इनपुट से आउटपुट बनाते हैं, वो डायरेक्ट वर्कर है आपके। जो इनपुट से आउटपुट में डायरेक्टली इन्वॉल्व है वो डायरेक्ट वर्कर है। चलो ठीक है सर। इनडायरेक्ट वर्कर, वर्क कैनॉट बी सीन, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन के रिलेटेड जो खर्चे डायरेक्टली जो प्रोडक्शन पे लगते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्टली लगते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके सर। इसके बाद डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहां पे जाएगा? प्राइम कॉस्ट। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओवरहेड। ओवरहेड को 3 कैटेगरी में बाइफरकेट करेंगे, फैक्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद मेन पार्ट मैंने स्टार्ट किया सर जी ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर में पहला क्या है सर जी? फिक्स बोला था। अच्छा, फिक्स का नेचर बताइए। फिक्स विल रिमेन फिक्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन।
सर सेकेंड पॉइंट क्या था सर जी? फिक्स कॉस्ट इन टोटल शुड बी सेम। ठीक है। उसके बाद सर जी वेरिएबल कॉस्ट विल वेरी अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन एंड देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द प्रोडक्शन। वो इंपॉर्टेंट सेंटेंस, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट शुड बी सेम, बराबर है, सेमी वेरिएबल। दोनों का बिहेवियर है ना इसमें, वेरिएबल का भी है एंड फिक्स का भी। ना वो परफेक्टली फिक्स है ना वो परफेक्टली वेरिएबल है, ना टोटल सेम आ रहा है ना पर यूनिट सेम आ रहा है, तो वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट आ गया। सो सेमी वेरिएबल को वेरिएबल और फिक्स में बाइफर्केशन करने का 3 मेथड, जैसे इंट्रोडक्शन दिया मैंने आज। ग्राफिकल मेथड, स्टेप बताइए ग्राफिकल में क्या किया सर? एक्स एक्सिस पे आउटपुट, वाई एक्सिस पे कॉस्ट, जो आउटपुट दिया उसके पॉइंट्स प्लॉट किए, लाइन ड्रॉ किया, वाई एक्सिस को इंटरसेक्शन किया, वहां से पैरेलल लाइन। वो लाइन कौन सी आपकी? फिक्स कॉस्ट। डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट विल बी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है। दूसरा क्या है सर जी? लेवल ऑफ एक्टिविटी। सर सिंपल फॉर्मूला क्या था लेवल ऑफ एक्टिविटी का? डिफरेंस इन कॉस्ट बिटवीन एनी टू लेवल डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन आउटपुट बिटवीन एनी टू लेवल। ओके 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 ओके। इससे वेरिएबल कॉस्ट आएगा। क्या आएगा? वेरिएबल कॉस्ट। और सर हाई लो पॉइंट मेथड, यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, लेकिन हाईएस्ट आउटपुट लोएस्ट आउटपुट के लिए ये अप्लाई करना है। ठीक है। तो कल इसके और 2 मेथड हम लोग देखेंगे। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू बॉस।